यस प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट जी। ईशा, कनव, नीलम, पार्थ, रचित, प्रथम। करें स्टार्ट। यस। यस चलिए। सर। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको डीपीटी के बारे में बता दूं। 2020 नवंबर का पेपर मैंने ओपन कर रखा है। मैंने आपको अभी ग्रुप में भी शेयर करी है पीडीएफ। पास्ट 2 इयर्स के नाम के पीडीएफ है, आप ओपन कर लीजिए। थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि इन 6-7 दिनों में अपन ने करना क्या क्या है और कैसे कैसे पेपर की तैयारी करनी है। डन। तो देखिए, 2020 नवंबर में दिसंबर ही है। इनकम टैक्स पेपर में क्या आया था? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स लगाने का बिल्कुल पहले चैप्टर में से थ्योरी, वैसे यहाँ से मोस्टली आता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, पर लास्ट 2 ईयर से थोड़ा पैटर्न कर रहे हैं चेंज। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से तैयारी करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ 2 दिन पहले ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था 2 जनवरी को। उसमें भी पैटर्न उन्होंने काफी चेंज की है। मतलब जो बच्चे पेट थे कि हाँ जी कंसाइनमेंट का ही क्वेश्चन आता है, वो आया नहीं। कारने वर्सेस मरे की थ्योरी आ रही है। जॉइंट वेंचर की थ्योरी आती थी 3 साल से, वो न्यूमेरिकल आ रहा है। तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड बच्चा बोल देता है। सारा भी नहीं कहूंगा। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर वो अनएक्सपेक्टेड था। तो सेम पहला क्वेश्चन आ गया बेसिक प्रिंसिपल्स। तो बच्चा कहता है ये तो मुझे पता ही नहीं, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स इनकम टैक्स चार्ज करने के लगते हैं। तो नंबर 2, ये क्वेश्चन है जी आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। देखिए फटाफट, डेटरमाइन हिज क्या कहा उन्होंने? डेटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर सेक्शन 6। तो इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, आज थोड़ा रिकॉल भी करेंगे कि कितने देश का क्राइटेरिया है कि वो इंडिया में होना चाहिए, कितना बाहर होना चाहिए इंडिविजुअल के लिए। पहली बात तो एचयूएफ के लिए अलग था, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए अलग अलग था। वो सारी बातें आज मैं थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करूंगा। थर्ड क्वेश्चन आज ही रिपीट हो जाएगा, डिट्टो सेम क्वेश्चन हमारी बुक से है। चैप्टर कौन सा? अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो, इट्स एग्रीकल्चर। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इतने पैसे लग गए, राइस मार्केट में बेच के इतने पैसे आए, यूज कर लिए अपने ही मिल में 4,000 टन, कॉस्ट इंकर हुई मिल में 5 लाख, और जो राइस फर्निश करके जैसे एक फाइनल टच देगा, जैसे इंडिया गेट मार्केट में इसको ओपनली बेचता है पैकिंग करके, वो कितने का बिका मान लीजिए? 25 लाख। तो ये क्वेश्चन सेम हमारे पास है। ये डी पार्ट आ रखा है जी डेप्रिसिएशन के ऊपर, आप देख लिए होंगे। डब्ल्यूडीवी सर हमने किए भी थे कुछ क्वेश्चन, 10 8 10 क्वेश्चन किए थे, उसी में से कवर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ई पार्ट मैंने लास्ट क्लास जो अदर सोर्स की ली थी रिवीजन, उसमें मुस्कान ने डाउट पूछा था, मैंने करवाया भी था कि सर इसमें क्या आंसर होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बंदे की डेथ हो जाती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, गवर्निंग सर्विस की विडो फैमिली, उसकी वाइफ को फैमिली पेंशन मिलती है 10,000 रुपए महीना, एंड डीए मिलता है 40% देयर ऑफ। आपको पता होना चाहिए सर, पेंशन में डीए भी मिलता है। ठीक है। स्टेट वेदर द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज असेबल इन देयर इन हर हैंड्स। बताइए कितनी पेंशन उसकी मिसेस के हैंड में क्या होगी? टैक्सेबल। ओके। एंड इफ सो, अगर होगी, अंडर व्हाट हेड ऑफ इनकम होगी सर? अदर सोर्स। अगर जो एम्प्लॉय है वो रिटायर हो जाए, उसको पेंशन मिले, फिर तो हेड रहता है सैलरी। अदरवाइज हेड क्या होता है? कोई भी आ जाए घर वाला, अदर सोर्स। ठीक है। कैन शी क्लेम एनी रिलीफ डिडक्शन? हाँ जी सर, रिलीफ नहीं बोलूंगा, डिडक्शन बोलूंगा। अंडर सेक्शन कौन से में? 57 में। अदर सोर्स में कितना? 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। दोबारा, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, और 15,000 रुपए विच एवर इज लोअर। सच एलसीड्स का कंप्यूट कीजिए। टैक्सेबल इनकम असेसमेंट ईयर, पुराना क्वेश्चन है तो असेसमेंट ईयर 2021 है आपके लिए। पेपर में कौन सा आएगा? 21 22। एंड टैक्स देयर ऑन, तो ये नेक्स्ट हाइट हो गई वैसे। ये आप टैक्स भी बताइए, वरना ये सेमेस्टर 6 में हमारे पास चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, पर मैं दिखाऊंगा ये इन्होंने 2-3 जगह पूछा है। ये टैक्स यहाँ पे भी पूछा और सैलरी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, वरना बल्कि बनता नहीं वहां टैक्स पूछना, बट वो पूछ रहे हैं। तो मीन्स आपको स्लैब रेट्स भी लर्न करनी पड़ेंगी कि वो इंडिविजुअल है, फर्म है, एचयूएफ है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, तो कितनी एज का है, वो सब आपको लर्न करना पड़ेगा। आगे, स्टेट द इंस्टेंसेस वेयर द बेनिफिट ऑफ, याद करिए क्वेश्चन क्या था? बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल, मतलब कौन से चैप्टर में से है? पहली बात तो ये कैपिटल गेन कौन से चैप्टर से है? इवन वो एसेट चाहे कौन सी है, जल्दी बोलिएगा। लॉन्ग टर्म एसेट चाहे लॉन्ग टर्म है, तब भी उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। ये वैसे भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको रीड करना ही करना है, अभी भी इसको आप रीड करके चलेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन बी हमारे पास क्या है, ध्यान देखिएगा। पहला मतलब बड़ा क्वेश्चन, 15 नंबर में कनव क्या रखा है?
इंसिडेंस ऑफ टैक्स बताइए डिपेंड ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी। इंसिडेंट ऑफ टैक्स अभी दिखाऊंगा वो क्या चीज है, चार्ट। अगर आपको याद हो, आर ओ आर, आर एन ओ आर एंड एन आर, उसमें 6 तरह की इनकम थी। इनकम अर्नड इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया, एक्रू आउटसाइड इंडिया, रिसीव इन इंडिया, रिमिटेड इंडिया, वो सारे पॉइंट उसको बोलते हैं इंसिडेंस। मैं वर्ड एग्जैक्ट मैच कराऊंगा आपको इंसिडेंस ऑफ टैक्स के साथ। अगला पॉइंट, सातवीं, एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है। एंड एप्लीकेबिलिटी विद रिगार्ड टू इंसिडेंस, कि क्या एप्लीकेबिलिटी होगी। थर्ड क्वेश्चन आ रखा है जी, इनकम्स अंडर सेक्शन 10। तो इसका मतलब सीधा क्या समझते हैं अपन, अपना एग्जाम्ड इनकम बताया हमने, एग्जाम्ड इनकम्स आपने बतानी है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन टोटल इनकम विद हाइपोथेटिकली एग्जांपल। और मैं कहूंगा इसको एग्जांपल को भी आप लर्न करके चलेंगे आज। फोर्थ क्वेश्चन इंटायरली सर सैलरी का है। फोर्थ क्वेश्चन पूरा सैलरी का है, इसको आप देखना चाहेंगे। और लास्ट में मैंने दिखाना था इसके, ये मांगा हुआ है लास्ट पॉइंट ओ, अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से पढ़ना। ओ पॉइंट क्या, फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम एंड क्या मांगा हुआ है यहाँ पे अक्षित, टैक्स लाइबिलिटी। वैसे आना नहीं चाहिए वर्ड, बट ठीक है उसने मांगा हुआ है। ऑफ कार्तिक असेसमेंट ईयर फलाना, अजम्पशन दैट कार्तिक ये पैसे आरपीएफ और 1/10 कहां डालता है, पीपीएफ। मींस दैट ये दोनों पॉइंट किसके हैं, 80C। 80C की उसको क्या मिल जाएगी, जल्दी बोलिएगा, डिडक्शन। अगला पॉइंट, पांचवा क्वेश्चन, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है करने के लिए आपके लिए, कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी। तो ये तो आप, मैं तो पक्का कहूंगा गो फॉर दैट क्वेश्चन। आज इसकी भी थोड़ी बातें करेंगे। सेक्शन सी में क्या रखा है दोबारा से, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, याद है। अगर आप कैपिटल गेन कमाते हैं तो एकदम से पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम होता है 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। अगर आप एकदम से पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो उसको फॉर द टाइम बिंग ये नहीं घर पे रखेंगे, तो उसको बैंक में जमा करा दीजिए। बैंक में उस अकाउंट का नाम क्या है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। पर पॉइंट इज दैट, इसको कितना कप्पा एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से, तभी उन्होंने लास्ट में नंबर दिए हुए अगले पेज पे 5 और 10। तो मींस 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है, तो एक आधा पेज बहुत है। आप सब सेक्शंस के बारे में रेलेवेंस लेके पहले कहानी थोड़ी कैपिटल गेन की चला के 54 की बात करके लास्ट में वैसे 54 की बात करनी है। क्या एग्जाम्पशंस बताइए, क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल टू किसको, जल्दी बोलना, इंडिविजुअल को, सिर्फ इंडिविजुअल को। वैसे हम इकट्ठा पढ़ते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ, कई जगह पढ़ते हैं। जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन एसेट पे है, कौन से सेक्शन में, 54। यहां बच्चे का डाउट था सर 54 में हम कौन से एक्सप्लेन करें, ओनली 54? नहीं सर, मैं कहूंगा 10 नंबर का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल को पूरे चैप्टर में जहां जहां 54 की एग्जम्पशंस मिलती हैं आपको सारी क्या करनी चाहिए, एक्सप्लेन। अगला क्वेश्चन, एक और थ्योरी आया हुआ है, ये है पीजीबी चैप्टर में से। हाँ जी बोलिए, डाउट है जी किसी को। देखिए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड इन्वेस्टमेंट फाउंड पी एंड एल में जो मिली वो बताइए। एक्सपेंडिचर, ये मैं कुछ पेज में निकल अपने स्कैन करवा लिए हैं पीजीपी में से सेफ साइड चलने के लिए, कि आप कुछ पेज पढ़ के जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च को एक्सप्लेन करना है अंडर सेक्शन 35, 8 मार्क्स में। 8 नंबर जो क्वेश्चन है इंटायरली सर किसका, जल्दी बोलिएगा, इट्स अ पीजीबीपी। कोशिश रहेगी लास्ट के 1-2 दिन में, अगर पहले मुझे करना पड़ा पहले भी कराऊंगा। और लास्ट नाइन्थ, नाइन्थ का ए पार्ट जो आ रखा है वो कहां से आ रखा है, आपको पता होना चाहिए, इट्स अ कैपिटल गेन। और जो बी पार्ट आ रखा है वो कहां से आ रखा है, अदर सोर्स। मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि अकेला क्वेश्चन 15 नंबर का कैपिटल गेन का आएगा अपने आप, मिक्स आ रहा है। एक पार्ट कैपिटल गेन, वैसे जो थ्योरी आ रही है वो कैपिटल गेन से आ रही है, थ्योरी पूरी 15 नंबर की कैपिटल गेन, न्यूमेरिकल कैपिटल गेन और अदर सोर्स का क्या आ रहा है, मिक्स। और देखो नंबर भी देखिए 7 और 8, 7 और 8 मतलब उल्टा हो गया वैसे। 7 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आ रखा है, कैपिटल गेन का। 8 नंबर का कौन सा आ रखा है, अदर सोर्स का। मींस उधर सेक्शन में से 2 न्यूमेरिकल तो आपको करके जाने ही पड़ेंगे। अगले पेपर में फिर ये मैं आपको कुछ बता दूं, एक्सप्लेन द इंस्टेंसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस रिसेस्ड इन द से। याद है फर्स्ट लेक्चर था मेरा ये, बिल्कुल इनकम टैक्स आपके बैच का, कि ऐसी कौन सी इनकम्स हैं जिसपे टैक्स आपको, वैसे हर इनकम पे टैक्स आपको कब देना पड़ता है, अगले साल। बट कुछ 5 इनकम थी अगर आपको याद हो, जिस इनकम भी क्या थी, केसेस थे जिसका टैक्स आपको सेम ईयर पे देना पड़ता है। नंबर वन मैं थोड़ा आपको ओरली बोलना चाहूंगा, इट्स अ शिपिंग बिजनेस। कौन सा था, शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर। एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट, अमेरिका के लोग हैं, इंडिया आते हैं जी, पोर्ट पे सामान छोड़ते हैं, अपने से कैरेज ले जाते हैं, अपने को टैक्स क्या मिला,
सारा पैसा कहां से कमा रहे हैं? इंडिया से। तो उस बंदे को मैं वो कहते जी मैं अगले साल दोबारा आऊंगा, नहीं, हम आप पे फेथ नहीं करेंगे। आप अगले साल आए ना आए, हमें एट द पॉइंट ऑफ जब इंडिया आए, हमें साथ के साथ आपसे क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। नंबर दूसरा, डिसकॉन्टिन्यूड बिजनेस। अगर आपने बिजनेस ही अपना क्या कर दिया रजे, बंद कर दिया, तो आपको साथ के साथ टैक्स देके उसको खत्म करिए। नंबर 3 क्या था? एओपी या बीओआई आपने फॉर्म करी फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। नाम समझ रहे हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एग्जीबिशन, दिल्ली एग्जीबिशन लगी, हम 4 लोग इकट्ठे हुए, कॉन्ट्रा डाला और पे पेंटिंग्स वगैरह सामान लेके दिल्ली चले गए। 5 दिन एग्जीबिशन थी, पैसे उसे कमाए, बेच के पैसे बांट के घर पे आ गए। टैक्स कौन देगा? अब देखा जाए, मैं क्या जी उससे ले लो, अक्षय से ले लो, ठीक है ना, इनसे ले लो, श्रेया से ले लो, कहता नहीं, टैक्स वो बना ही फॉर द, मैं अगले साल दे देंगे। अगले साल क्या पता हम लोग 5 लोग इकट्ठे हो या ना हो, तो सेम टाइम पे टैक्स देके उसको खत्म करिए। फोर्थ पॉइंट क्या था? आप अपनी एसेट्स बेच रहे हैं, एसेट्स ट्रांसफर या सोल्ड कर रहे हैं परमानेंटली, ठीक हो गया। फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, ये वर्ड था वहां पे, एक्चुअली बुक से पढ़ाया जाएगा आपको। अगर आप टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी एसेट बेचने की टाइम पे कहेंगे मेरे पास तो पैसे नहीं, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं बना, मेरे पास पैसे नहीं, तो पहले आप सरकार के ड्यूज क्लियर करेंगे, फिर आप अपनी एसेट्स बेचेंगे। और लास्ट पॉइंट बड़ा कौन पॉइंट था? आप इंडिया लीव कर रहे हैं, लीव इंडिया परमानेंटली, आप सदा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहे हैं विजय माल्या केस, ठीक है। तो हम आपसे पहले टैक्स ड्यूज क्लियर कराएंगे। अभी भी अगर विजय माल्या का कोई पैसा पेंडिंग है, सरकार की तरफ पेंडिंग थोड़ा है, बैंक की तरफ पेंडिंग है, टैक्स तो उसका कोई पेंडिंग, टैक्स होता है उसको जाने नहीं देते हम लोग। आप कहो आप चलाने लगे टैक्स वाले जाके बैंक वाले की, तूने रोका क्यों नहीं? मैं तेरे पैसे मेरे थोड़े हैं। कोई बंदा नीचे भाग के जा रहा हो चोर चोर चोर, मैं क्यों पकड़ूंगा? मेरे हैं। आप कहते तेरी बंदी है हिम्मत, मैं मेरी जरूरत ही नहीं, वो आप तेरे थे तो जा पीछे, मैं क्यों जाऊंगा? तो गवर्नमेंट के जो इनकम टैक्स के ड्यूज थे वो सारे उसकी तरफ, कंपनी की तरफ क्लियर है, हमारे कोई पेंडिंग नहीं है। तो ये 5 केसेस थे ऐसे, रैंडम मुझे याद है। नंबर 2 केस फिर रेजिडेंशियल से आ रखा है, रिपीट 5 नंबर का न्यूमेरिकल, बट इस बार उसने किसका स्टेटस मांगा है? एचईएफ का। कि भाई एचईएफ का बताओ, अगर आपको याद हो एचईएफ में किसकी बात होती है? कर्ता। अगर आपको याद हो किसकी बात होगी? कर्ता। थर्ड क्वेश्चन आ रखा है सर, छोटू सा है, 3 पॉइंट उसने पूछे कि इसके रिगार्डिंग बताओ ये कहां कहां जाएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ो, हेडिंग क्या दो, अक्षित पढ़ना फर्स्ट पॉइंट थर्ड का। स्टेट State whether the following are chargeable to tax with support from income बाय tax law. इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग बताइए ये पॉइंट कहां जाएंगे। अब ध्यान सुनना, आपको अच्छा लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट, रेंट ऑफ 86,000 रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड फॉर मूवी शूटिंग। और सोच के बताना, आपने जमीन अपना खेत किसी को किराए पे दे दिया फ्रॉम मूवी शूटिंग, उससे जो पैसे आएंगे वो बताओ क्या होने चाहिए? एग्जाम्प्ट होंगे या टैक्सेबल? पहली बात तो टैक्सेबल। हाँ, मूवी शूटिंग माफ है यार। आपको सर ये तो खेती बाड़ी है, इससे खेती बाड़ी कहाँ बीच में आ गई तेरी? ठीक हो गया ना, ये टैक्सेबल। पर पॉइंट इज दैट कहाँ जाएगा सर? अदर सोर्स। और क्या बनेगा? आप, मेरी जगह पड़ी थी, आप आए, लोकेशन अच्छी लग गई इनको, इस सर यहाँ शूटिंग करनी है, ठीक है, तो कर लीजिए, अपने को क्या दिक्कत है? मोस्टली पंजाबी शूटिंग है ही वहीं पे चलती है, तो अपने वहां यूज कर लिया आपने, वो चीज है। बी पॉइंट, एग्रीकल्चर इनकम टू अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ लैंड ऑन इन, जल्दी बोलिएगा, कनाडा। क्या ये भी माफ है क्या? नहीं सर, जमीन कहां पे है? कनाडा, आउटसाइड इंडिया। एग्रीकल्चर वो माफ है जो इंडिया में हो, नॉट इंडिया के बाहर। तो सर मैं तो कहूंगा ये भी टैक्सेबल है, और इनकम बताएंगे तो ये भी अदर सोर्स। ये पॉइंट ऐसे ना, कई बार इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को लगता है यार कोई पेपर से लगा लगाया मिलेगा, क्यों ऐसे जनरल पॉइंट ही पूछ लेंगे, तो आपको अपनी कॉमन सेंस लगा के वहां आंसर में होगा कि यार नहीं, मूवी शूटिंग तो नहीं माफ होती, टैक्सेबल है। और अगर हेड समझ ना आए, दिमाग लगाओ, हाउस प्रॉपर्टी हो नहीं सकता, बिजनेस तो है ही नहीं है मूवी शूटिंग के लिए जमीन देना, कैपिटल गेन भी नहीं है, सैलरी वैसे नहीं, तो बचा कौन? अदर सोर्स। लास्ट एक नया पॉइंट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, हमें नहीं मतलब वो क्या एक्ट है क्या नहीं, उसने रेंटल इनकम कमाई 731, लेटिंग आउट कोई उसकी प्रीमाइसेस होगी उसको किराए पे देके, एंड अकाउंट्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड, तो ये भी अदर सोर्स है जी अपना, सिंपल। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की अदर सोर्स इनकम, रेंटल इज नेवर अ हाउस प्रॉपर्टी, सिंपल। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की है, पॉलिटिकल पार्टी को एक ट्रस्ट अलग स्टेटस है, कोई ये नहीं कि उसमें एक बंदा है। पॉलिटिकल पार्टी में जैसे बीजेपी, अब बोलते हैं कांग्रेस, अब कांग्रेस में कौन? तो एक पॉलिटिकल पार्टी, इसका तो भी सेक्शन इसने अलग बोला, 29A ऑफ रेलेवेंट एक्ट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का एक्ट होगा हम बात नहीं करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन तो मैंने खुद कराया था बच्चों को, जो पेपर ऑनलाइन थे घर पे आए थे, तो ये सेम आईसीआई मतलब हमारा जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, उसकी बुक में से सेम क्वेश्चन लिया गया था, 5 नंबर का, डेप्रिसिएशन का है, बट बच्चा ऑलरेडी कर लेता है, आराम से कर लेता है। सर अगला सी पॉइंट, पार्ट ऊपर वाले में कहाँ पे आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में? अदर सोर्स, अदर सोर्स,
अदर सोर्स, ठीक है। हाँ, अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर मैं थोड़ा सा देख पा रहा हूं, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन। आप पढ़ेंगे, कन्वर्ट्स हिज प्लॉट ऑफ लैंड। अगर आपको याद हो, जिन्होंने कहा था कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करना किसमें, स्टॉक में, या स्टॉक को कन्वर्ट करना किसमें, कैपिटल एसेट में, उसकी बात है। और सिक्स था रखा है बड़ा सिंपल, अगर मुझे मेरी बात क्या चाहिए आपको, स्टेट द टैक्सेबिलिटी बताओ व्हेन गिफ्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन। गिफ्ट सुन के कुछ याद आया, अदर सोर्स। अब क्या आगे सुनना, इंक्लूड इन हिज इनकम इन केस ऑफ, कौन से गिफ्ट के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ, मोनेटरी और इमूवेबल। अगर मैं सही हूं तो बड़े ध्यान से आंसर देना, तीन तरह के गिफ्ट थे, एक होता है मोनेटरी, एक होता है प्रॉपर्टी। जब मैं एक चार्ट बना सकता हूँ, ठीक है, मोनेटरी और कौन सा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ी स्पेस देके मैं एक और लिख लेता हूँ लास्ट में जाके, अगर स्पेस नहीं है तो प्रॉपर्टी, और कौन सा था, मोनेटरी। मोनेटरी में तो एक ही चीज होगी सर, कौन सा, पैसा। मॉनेटरी में तो एक ही चीज, उसमें थोड़ा कहेंगे कि कम लो ज्यादा लो, पैसे पैसे ही है। प्रॉपर्टी में दो बातें थी, अगर याद हो आपको, मूवेबल और, पर इसने किसके बारे में पूछा मुझसे, सिर्फ इमूवेबल, तो याद आ गया वो एसडीवी, पर प्रॉपर्टी। अगर देखो, अगर तो आप फ्री में दे रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो पर प्रॉपर्टी 50,000 देखा जाएगा। अगर 50,000 से ज्यादा, मतलब मुझे तो अपने के थ्योरी में जो मैंने चार्ट आपको दिया हुआ है, उसमें तीन पॉइंट याद आ रहे हैं। मोनिटरी सिंपल क्या था, पैसा। अगर एग्रीगेट पूरे साल में, यही बोल सकता हूं, अगर एग्रीगेट आपको पूरे साल में 50,000 से ज्यादा का कैश मिलता है, एग्रीगेट है, ये नहीं बर्थडे पे या दिवाली पे या मेरे ओकेजन पे, एनिवर्सरी पे, नहीं नहीं, पूरे साल में, एक साल वापस डीम्ड मनी है, फाइनेंशियल ईयर 21-22, और बोलता 20-21 आपके पेपर में आएगा, 21-22 आपका असेसमेंट ईयर है। पूरे साल में अगर मुझे 50,000 से ज्यादा का कैश मिलता है, मान लो मिला 52,000, देन एंटायर, वर्ड क्या बोल रहा हूं, एंटायर या होल अमाउंट 52,000 टैक्सेबल अदर सोर्स, खत्म पॉइंट। सर अगर मान लो मुझे 40 मिलता है तो सारा माफ है, कारण क्यों, 50 से कम है, अब बच गए। इमूवेबल में दो केस थे, अगर आप याद कर पाएंगे, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडुकेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन क्या था, अगर आप बात समझेंगे, पर पहली बात तो यहाँ पे जो कंडीशन है 50,000, वो एग्रीगेट नहीं है, वहां पर प्रॉपर्टी है, क्योंकि जमीन वैसे तो बड़े मजाक लगता है, प्रॉपर्टी 50,000 की, ठीक है ना, किसको आप देंगे या क्या चीज है होने वाली है वो। तो अगर पर प्रॉपर्टी एसडीवी ग्रेटर देन 50 है, देन एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल। अगर इनएडुक्वेट है, अगर आपको याद हो, वहां दो लोग थे, क्या, एसडीवी ग्रेटर देन है, वो तो होना ही था, एग्रीगेट 50,000 से। दूसरा कंडीशन था कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, एसडीवी इज मोर देन किससे, 110% ऑफ किससे, कंसिडरेशन। तो उसको अकॉर्डिंगली दोनों पॉइंट लिखकर आपने 5-5 नंबर में था, आई थिंक सो बहुत अच्छी एग्जांपल बन सकती है, ठीक है। सेक्शन बी में फिर रेजिडेंशियल आर्क है, बट आजकल की बड़ी चक्कर चल रहा है, किस बात का, सुनो क्या, टैक्सेबिलिटी बताइए, नॉट ऑर्डिनरी, नॉट NOR पर्सन डिफर फ्रॉम द R and OR। पहले तो ये बताओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी आपको मैं लर्न कराऊंगा, R and OR का ROR के साथ क्या फर्क है। आप कहोगे सर फर्क कुछ नहीं है, दो कंडीशन का फर्क है। रेजिडेंट बनने के लिए तो सबके लिए कॉमन कंडीशन है, रेजिडेंट बनने के लिए कि एक साल में 182 डेज और मोर आप इंडिया आ जाइए, ठीक है। अदरवाइज जो पिछले 4 साल वो 365 और 60 दिन वो कर लीजिए, इससे आप रेजिडेंट बन जाएंगे। ओआर बनने के लिए अगर आपको याद हो, दो कंडीशंस थी कि इस साल को छोड़ दो, करंट ईयर छोड़ दो, पिछले 10 सालों में कोई 2 साल आप इंडिया में होने चाहिए रेजिडेंट, और पिछले 7 सालों में 730 दिन आप कहा होने चाहिए, इंडिया। अगर तो आप दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर देते हैं, फिर तो आप बन जाएंगे OR, वरना NOR। ये लिखना था। आगे आगे सुनो, अभी कुछ कह रहा है क्या, अंडर द पर्सन इनकम टैक्स जो भी है, एक्सप्लेन विद हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ये बड़ा पंगा डाल रहा है आजकल पेपर में, हर जगह क्या कहता है, एग्जांपल लिखो, बच्चा कहता है मुझे एग्जांपल क्या पता है। अब एग्जांपल इसमें आपको लिखनी चाहिए वो 6 केसेस, कि अगर आप ROR है तो कहाँ टैक्स होंगे, R and OR है तो कहाँ टैक्स होंगे। वो चार्ट में बताते थे, टैक्सेबल, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, 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 टैक्सेबल, टेबल, इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलते हैं उसको, भी दिखाऊंगा इसके बाद, वो चीज है। अगला पॉइंट 8 क्या है, 8 इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ये तो रिपीट है सर, पहले भी आ गया, और मैं फिर कहूंगा इसकी भी एग्जांपल एक लर्न कर लेना, हाइपोथेटिकल बड़ी बेस्ट एग्जांपल है मेरे माइंड में, तो एक चीज एक ही, क्या क्या, मान लो एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख, ऐसी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख, नॉन एग्रीकल्चर 4 लाख, फालतू कुछ ना बोलो, डिडक्शन डिडक्शन एलटी, आपके पंगा ले रहे हैं कि लॉन्ग टर्म भी है, अदर सोर्स भी है, छोटी एग्जांपल ले लो, कौन कह रहा है बड़ी एग्जांपल लो, 3 लाख 4 लाख, और इस पे वो टैक्स निकाल के दिखाइए क्या फर्क पड़ता है इंटीग्रेशन करने से। एक्चुअली इसके ना स्टेप्स है,
3 + 4 लाख कितने हो गए 7 लाख। यू हैव टू फर्स्टली कैलकुलेट द टैक्स ऑन 7 लाख, देन आप बेसिक प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालेंगे। डिफरेंस बताओ तो क्या डिफरेंस है। मतलब एग्जांपल्स तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, एक रेजिडेंशियल चैप्टर में और एक एग्रीकल्चर में। अगला कहता ये फिर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एनी 6 टाइप्स ऑफ इनकम बताइए अंडर सेक्शन कौन सा 10। तो मैं फिर कहूंगा अब उतना नहीं कहूंगा कि 15 पॉइंट पढ़िए, 10 पॉइंट तो पढ़ ही लीजिए, पता नहीं चलता 6 तो ये खुद मांग रहा है, तो 3-4 ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, तो 5 नंबर में पूछना पड़े, 10 नंबर में एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर फिर सैलरी, इसको आप लास्ट तक लेके चलते हैं, लास्ट में एक लाइन पढ़ोगे अगर आपको समझ आया हो। कंप्यूट सैलरी चार्जेबल टू टैक्स इफ डॉक्टर कपिला इज नॉट विलिंग टू सेक्शन 115, याद है सेक्शन 115 वैसे मतलब न्यू स्कीम, न्यू स्कीम में एंटर नहीं करती, उससे ना काफी पॉइंट में चेंज आता है, हमने पंगा नहीं लिया। 10 नंबर आप कर लेंगे जी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी। 11 नंबर में फिर क्या है जल्दी बोलिएगा, स्टेट दोज केसेस, याद आ गया जहां इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, पहले भी आया था 5 नंबर में, यहाँ फिर डाल दिया 5 नंबर पे। अगला कहता है एग्जम्पशन बताओ इंडिविजुअल को, रिपीट है देखो अपना, क्लियर है कोई डाउट, ठीक है। 12 नंबर में ये मैंने कल टिक कर लिया क्वेश्चन, वैसे मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, इन तीनों को अलग से पढ़ाऊंगा। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग क्या होता है, डीम्ड प्रॉफिट किसको बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वैसे +2 में आपने सुना हुआ है, इसका ट्रीटमेंट टैक्स में क्या चीज है, ठीक है। 10th 13 नंबर आ रखा है जी पूरा कंप्लीट क्वेश्चन किसके ऊपर, काफी बड़ा क्वेश्चन है इसका, पीजीबीपी। और 14 का ए पार्ट अगेन रिपीट अगेन, इट्स अ यहाँ तक इट्स अ कैपिटल गेन, इट्स अ कैपिटल गेन, तो ये तो हमें करने ही पड़ेंगे। और बी पार्ट इट्स अ अपना अदर सोर्स, तो ये भी आरखे लिखा हुआ है 5-10, इस बार रेशो बढ़ गई, मतलब 5 नंबर किसके हैं अदर अपना कैपिटल गेन के, उल्टा हो गया क्योंकि थ्योरी भी आ गई ना, कैपिटल गेन की क्लियर कट 15 नंबर की थ्योरी भी आ रही है, तो इतनी वेटेज नहीं देगा न्यूमेरिकल को, 7 या 5। अदर सोर्स को तो यहाँ 8 तक रखेगा, ठीक है। अब लाइन वाइज शुरू करते हैं आपकी बुक में से, एक बार अपने ओवरऑल पैटर्न देख लिया कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। आप फटाफट एक काम करिए, बुक्स ओपन कर लीजिए अपनी। अब पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एग्जाम चैप्टर में, आइए जल्दी बुक अपनी ओपन कर लीजिए, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ 1.94, जल्दी पेज नंबर 1.94, बुक है जी आपके पास, बुक ये ले लीजिए, कर लेनी है तो आप 1.94, जल्दी कुछ आप 10 का पॉइंट पढ़ लेते हैं, अगर कॉपी भी लिखने हुए तो आपकी इच्छा, वरना यहीं पे टिक कर लेना, मैंने तो बहुत टिक करे हैं इनमें से। 1.94 पे करें जी, बोलो चलो अक्षित। तो चैप्टर का नाम है सर एग्जाम्प्टेड इनकम्स, कई बार आ चुका, 5 नंबर हार्डली 10 नंबर, तो 10 नंबर में मैं तो कहूंगा 10 पॉइंट, बस फालतू मत करिएगा। अब 10 पॉइंट कौन कौन से करेंगे, ये शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। नंबर 1 इज द एग्रीकल्चर। आप देखो ये ना कहना सर ये तो क्या है, एक लाइन में खत्म हो गया यार, इसको आप थोड़ा खुद एक्सप्लेन करेंगे। अब ये एग्रीकल्चर चैप्टर दिखाऊंगा, वहां कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या टेस्ट है इसके पास करने के लिए, लैंड होनी चाहिए, लैंड इंडिया में होनी चाहिए, लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देंगे ना, जरूरी थोड़ा है यही लाइन लिख के आनी है सर इसके थोड़ा नंबर देगा जी वो एक लाइन के। तो मैं भी जानता हूँ आपको सर पॉइंट चाहिए क्या, एग्रीकल्चर इनकम मैं टिक कर देता हूँ, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज फुली एग्जम्प्टेड। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्शन पढ़ना, एनी सम received by a co-partner, first of all what do you mean by co-partner, जो HUF की फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जैसे आप HUF क्रिएट करिए आप सब उसके मेंबर बन जाएंगे, तो यू आर ऑल्सो नोन एज को पार्टनर। पेपर में आ सकता है, कई बार हुआ था, कहते एक्सप्लेन को पार्टनर, बच्चे को पता ही नहीं, बच्चे को पार्टनर समझ रहे हैं, तुक्का तो मार लेते हैं हम लोग, ये हिंदी नहीं, हाँ ये होगा जी को पार्टनर, ये को पार्टनर मतलब मेरा पार्टनर, तो यहाँ HUF से रिलेट करनी है बात। तो लिखा हुआ है any sum received by an individual as a member of HUF where such sum has been paid out of the income of the family or in case of any impartible estate, जहां पे अभी डिवाइडेशन नहीं हुई, पार्टीशन नहीं हुई, where such sum has been paid out of the income of the state belonging to families fully exempted, this is provision of the section 64। एक्चुअली पता होना चाहिए कि HUF से जो भी शेयर मिलता है, वैसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, HUF पे टैक्स खुद करता पे कर देता है, आगे मेंबर्स को मैं जो भी कमा के बांटूंगा उस अमाउंट पे मेंबर्स ने टैक्स नहीं देना, बिकॉज उस पे ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका, ठीक हो गया। नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको आराम से घर पे पढ़ सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है आउट ऑफ द इनकम ऑफ HUF if co-partner get any sum of money is fully exempted in the hands of co-partner whether the income of HUF was chargeable to tax or not। और उसकी किस्मत, कारण क्यों, अगर इनकम ही कम हुई, HUF को भी 2.5 लाख तो माफी है,
अगर इनकम ही 220 हुई, उसने टैक्स ही नहीं दे पाया ड्यू टू बेसिक एग्जम्पशन, तो आपको भी टैक्स क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पढ़िए जल्दी, जो आसान है, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म। ये तो प्लस टू से पढ़ रहे हैं आप लोग, पार्टनरशिप प्लस टू से पढ़ रहे हैं। सर क्या पार्टनर को भी टैक्स नहीं देना? नहीं, फर्म टैक्स देती है 30%। मान लीजिए हम 5 पार्टनर है, फर्म ने कमाए 4 लाख रुपए, हम पे लग गया 30% टैक्स, पे कर दिया, बाकी बचे कितने, 3 लाख रुपए, ऐसी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 3 लाख शिवांक हमने 5 में बांट लिए, 60 से में बांट लिए। सर क्या वो 60,000 जो मेरी इनकम पर्सनल भी होगी ना कुछ, मेरी इनकम वाला 4 लाख है, तो उसमें 60 ऐड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ वो ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका। बस ये पॉइंट है कि जो फर्म पे कर देगी, पड़िएगा, in case of a person being a partner of firm which is separately assessed as income, shall be fully exempted. Share of partner in the total income of the firm shall be in the same proportion as given in the deed. हाँ, रेशो उसी में बांटिएगा जो डीड में लिखा हुआ है। मैंने इक्वल कहा तो मैंने इक्वल बांटा, 3:1 ना पढ़ चुके बहुत ज्यादा प्लस टू में, 3:1, 4:3, जो भी रेशो होगी उसमें, ठीक है। 3 पॉइंट है, नहीं जी, नहीं उलझ जाएंगे, फिर काम खराब। याद है तो गुड है, वरना रहने देना, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स मैंने दोबारा बोले। नंबर 1 एग्रीकल्चर इनकम, याद कर लीजिएगा। नंबर 2 एनी सम रिसीव्ड बाय द को पार्टनर फ्रॉम द एचईएफ। नंबर 3 शेयर ऑफ इनकम रिसीव फ्रॉम द फर्म। दोनों से वैसे पॉइंट नंबर 2 और 3 सेम है, वो एचईएफ से पार्टनर को मिल रहा है, मेंबर को, या फर्म से मिल रहा है। 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद हमने जो टिक किया था, आसान, मैं चलता जा रहा हूँ, मैंने रब किया होगा वरना पॉइंट। कौन सा कह रहे हो जी आप? 15 कह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही, पेज नंबर 1.98 पे सीधा जाके 3 पॉइंट होते वहां पे। यहां हमने पढ़ा था सैलरी से लिंक्ड है, इसलिए मैं देखो वही कोई पॉइंट पढ़ाना चाहूंगा जो आपको खुद याद रह जाए। याद ज्यादा करेंगे 10 तो रहेंगे यार, बाद में रिकॉल कर लेंगे। पर्क्स एंड अलाउंसेस, सर सुना हुआ है तो हमने सैलरी में पढ़ा है हमने, पर्क्स एंड अलाउंसेस पेड बाय, यार खुद देने वाला कौन है, सरकार, गवर्नमेंट, टू इट्स एम्प्लॉइज सर्विंग कहां पे, अब तो खुद बताओ यार, डेपुटेशन पे एम्प्लॉय को बाहर भेजेंगे, कॉमन सेंस से खर्चे बहुत होंगे, तो उसको वहां जाने पे, वहां रहने के पर्क्स अलाउंसेस जो भी आप देंगे, सारे के सारे क्या होंगे, माफ होंगे। अंदर से एक बार रीड कर लीजिए फटाफट, अगर रीड करना है। All the perks and allowances paid by the government to its employee for service rendered outside India are exempt from tax. The exemption is allowed only to such employee of the government which are who are citizen of, आप इधर के नागरिक थे, जैसे मोस्टली मैं तो एग्जांपल दे सकता हूँ, एम्बेसी, ठीक है ना, अपने एम्बेसी हो गए, या कॉन्सुलेट्स हो गए, जो यहाँ पे वहां पे ट्रेड यूनियंस के हो गए, यूएन के मेंबर हो गए हमारे, वो चीज है। 4 पॉइंट हो गए सर। इसके बाद हमने कहा था वैसे ग्रेचुटी, मतलब सैलरी से लिंक्ड है, याद है तो अच्छी बात है, वरना लीव इट, मैं तो ये कहूंगा धक्का नहीं करना। ग्रेचुटी में अलग अलग पॉइंट्स थे, माफ अगर आपको याद हो, मैक्सिमम 20 लाख माफ है, वेदर आप कवर्ड इंप्लॉय हैं या फिर नॉट कवर्ड। मैंने लास्ट लेक्चर अभी रिवीजन के नाम पे लिए थे, वहां पे था ये। ऐसे तो सर फिर अमाउंट रिसीव एज लीव इनकैशमेंट 3 लाख रुपए, एग्जाम है मैक्सिमम 3 लाख रुपए, किसपे, छुट्टियों के पैसे जो आपको मिलेंगे, अगर आपको याद है, वरना मैं भी फोर्सफुली नहीं कर रहा, मैं तो नहीं, फिर अभी 4 ही याद है मुझे, तो दोबारा बोलेंगे एक बार। एग्रीकल्चर, एचईएफ से शेयर मिला को पार्टनर को पार्टनर एक्सप्लेन कर देना, फर्म से शेयर मिला मेंबर को, और पार्टनर, सॉरी, फोर्थ पर्क्स एंड अलाउंसेस बाय गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज सर्विंग आउटसाइड इंडिया। आई थिंक सो आप 24 और 25 नंबर भी याद कर लेंगे, लिंक्ड है, 24 और 25 दोनों लिंक्ड है, जल्दी पड़िएगा। पेमेंट रिसीव अंडर, तो नाम भी याद होगा आपको, भोपाल गैस लीक डिजास्टर। वैसे भी हिंदुस्तान में जब कोई अनसर्टिनिटीज हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पुल टूट गया, किन लोगों की डेथ हो जाती है, तो वहां गवर्नमेंट या वहां की लोकल गवर्नमेंट या वहां का सीएम, उसकी ड्यूटी बन जाती है। तो वहां के जो इंजर्ड पीपल्स होते हैं उनको 3-3, 4-4 लाख में मुआवजा वहां पे दे देते हैं वो। तो वो भी क्या होता है, एग्जाम, मैंने बताया था, अच्छा नहीं लगता है यार, किसी घर में कोई एक्सीडेंट हुआ, उधर से सीएम या उसका मंत्री उसने अनाउंस कर दिया चलो हम 5-5 लाख रुपए देंगे, आप कहते हो टैक्सेबल है, हद हो गई है, कि बेचारे का नुकसान हो गया, डेथ हो गई, तो टैक्सेबल नहीं होगा, वो कंपनसेशन है, माफ होगा। जैसे कि एनी अमाउंट अंदर से आप बना देना, रिसीव प्रोविजन ऑफ एक्ट और स्कीम देयर ऑफ शैल बी फुली एग्जेम्प्टेड इन केस पेमेंट इज रिसीव अगेंस्ट लॉस और डैमेज फॉर विच डिडक्शन हैज बीन क्लेम्ड अर्लियर। हाँ, ये इसने एक लाइन बड़ी लास्ट में घुमा दी। अगर कोई नुकसान हुआ था बिजनेस में, और उस नुकसान को आपने बिजनेस में क्या किया था, बुक बुक समझते हैं, खर्चा, टू लॉस बाय फायर, ऊपर से आपको क्लेम मिल रहा है, फिर मैं क्लेम माफ नहीं करूंगा, क्योंकि पहले आपने खर्चा लिया था, और खर्चा लेने से आपने तब भी टैक्स कम दिया, अब क्लेम मिल रहा है, तो ये क्या कि सिंपैथी ले रहा है कि मेरा तो नुकसान हो गया, नहीं, फिर तेरी क्लेम क्या मानी जाएगी, इनकम। बच्चा कहते सर अभी तो आप कह रहे थे माफ है, एग्जाम्पल मुझे एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करी, सेक्टर 9 की रेडी मार्केट, आम बूथ जले,
सब वो बुक्स तो बनाती हैं, ये तो है नहीं कि उनको किताबें नहीं बनाती होंगी, बिजनेसमैन तो बहुत तगड़े हैं, बड़ी अच्छी चीज सेल है लोगों की, ठीक है ना। वो देखने में बैठे ऐसी जगह पे है कि हाँ हम तो गरीब है फलाने हैं, तो पैसे बहुत है उनके पास, ठीक है। सेल्स काफी तकड़ी है उनकी, तभी तो वहां से हिले नहीं। इतना एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने साथ के टेम्पररी स्ट्रक्चर पैसे उसे देके सब बिजनेस द्वारा रिज्यूम कर लिया, ठीक है, वो बात नहीं बन पाएगी। तो अगर वो बुक्स बनाते हैं, नुकसान हुआ 2-3 लाख का नुकसान हुआ, 4 लाख का हुआ, 5 का हुआ, अगर वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में नुकसान बुक करते हैं टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय डैमेज या थेफ्ट, जो भी लिखते हैं, अगर कल को सरकार ने मुआवजा भी दिया था, खट्टर सरकार ने 25-25 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए दिए भी मान लो, अगर वो क्लेम मिलता है 1-1 लाख, तो उनको माफ नहीं होगा, इट्स अ टैक्सेबल प्रोवाइडेड, अगर उन्होंने वो खर्चा बुक किया था। बुक करने का मतलब अपने प्रॉफिट एंड लॉस में वो खर्चा लिखा था। अगर नहीं लिखा, आम बंदे हैं, मुआवजा मिला, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, वो माफ है। अगला पॉइंट कोई कंपनसेशन मिला जी, एनी डिजास्टर, बात ही खत्म करो यार, वो तो चलो एक हाइट्स हो गया, जिसमें कहते कोरोना, एक ऐसी बीमारी आ गई तो डिफरेंट हाइट हो गई, वरना आगे भी तो बीमारियां आती हैं, डेथ होती है लोगों की, तो एनी डिजास्टर किसी कारण होगा, तो मैं तो कहूंगा 4 पॉइंट और दो, ये 6 पॉइंट्स हो गए आपके। इसके बाद चलिएगा, और सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका ये है पेपर में, वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये एक्सप्लेन करो, एनी 6 एनी 8 आपके ऊपर छोड़ दिया, जो आपका मन है वो लिखो, बट थोड़ा सा ऐसे लिखना, वो हाइट बन जाए, थोड़ा लेंथ बन जाए और अच्छा लगे, नंबर वाइज सेटिस्फाई कर पाएंगे को, ठीक है। तो और 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा ही लिख कर आइए अगले के लिए, जैसे अगला पॉइंट है 29 नंबर मेरे पास, ये सैलरी से लिंक्ड है, वैसे अगर आपको याद आ जाए, पेज नंबर 103 पे, पेमेंट फ्रॉम एसपीएफ, बताया था इसको एक और नाम से बुलाते हैं, एट्स कॉल्ड जीपीएफ, इसको एसपीएफ को गवर्नमेंट, वैसे जितने सरकारी इंप्लॉइज है उनको एसपीएफ नहीं पता, उनको भी पूछोगे आप तेरे एसपीएफ में कितने पैसे हैं, उनको नहीं पता, क्या जीपीएफ में वो पता है, बिकॉज वो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, एक्चुअली वर्ड इज द स्टैचुरी, मतलब ये पहले तो किसका होएगा, सिर्फ सरकारी इंप्लॉइज का। अगर आपके घर में 2 इंप्लॉइज है, एक प्राइवेट जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, आप डिफरेंस फील कर लेना, आपका ब्रदर सिस्टर जो प्राइवेट जॉब करता है उसका होएगा आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो गवर्नमेंट इंप्लॉय है उसका होएगा एसपीएफ या जीपीएफ, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, तो दैट्स व्हाई सरकार ने अपना नाम रख दिया स्टैचुरी, सरकारी स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड। इसमें आप जो भी अमाउंट डालते हैं या इससे विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ में बोलूंगा तो वो सारी क्या है, एग्जाम्प्ट है। अगला तो ज्यादा याद होना चाहिए को 30, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, लड़कियों के नाम पे, ठीक है। बाय बर्थ, गर्ल चाइल्ड के बर्थ से ही आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, 21 साल तक उसमें आपने पैसे डिपॉजिट ही करवाने होते हैं, निकलवा नहीं सकते, फिर तो सेविंग क्या होगी, अगर आपने निकलवा ही ली है। तो 21 साल मीन्स दैट उसकी मैरिज की एज तक, एजुकेशन तक, मेन तो मैरिज मोटिव था, नॉट एजुकेशन, कि मैरिज तक, एक फादर के पास जो आज भी हिंदुस्तान में लड़कियों को लेकर डाउट है, वो क्या कि लड़की होगी जी, लड़की होगी, इसमें टेंशन होगी कि इसकी शादी कैसे करेंगे, पैसे कैसे अरेंज होंगे, इतने बजट है हमारा, तो उस चीज को लेके सुकन्या समृद्धि अकाउंट था, और इसमें आप पैसे डालिए, वो 80C में डिडक्शन मिलती है, बल्कि जब निकलवाएंगे, मान लो 21 साल बाद, मेरी खुद बेटी है, मैं 21 साल बाद उसमें पैसे निकलवाऊं तो बन गए मान लो 25 लाख, तो सरकार कहती है तो बड़ी अमाउंट है, टैक्सेबल नहीं, वो टैक्सेबल नहीं है, इट्स अ एग्जाम्प्ट। तो पढ़िएगा, any payment from an account open in accordance with the Sukanya Samriddhi account shall be exempt। सेम कॉपी पेस्ट पॉइंट है, पेमेंट फ्रॉम किसे रजे, रिकॉग्नाइज्ड फंड, मैंने बताया था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, 3 पॉइंट लिंक करते हैं फटाफट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम स्टैचुरी प्रोविडेंट फंड, पेमेंट रिसीव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और पेमेंट रिसीव विड्रॉ फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, 3 ये हो गए, पीछे अपने 2 थे डिजास्टर, 5-4 पहले थे, 9 ठीक हो गया। आगे चलिए, 9 पॉइंट्स के बाद मैं तो बिल्कुल आसान सा चलूंगा, अगर आपको थोड़ा सा कृषि याद आया हो, कृषि 35 नंबर पॉइंट है मेरे पास, पेज नंबर 104 पे, किसी को याद हो, एचआर याद है, पर दिक्कत यह है कि इसको अगर लिखोगे पेपर में फिर लॉ लिखना पड़ेगा, वो 3 पॉइंट्स अगर नहीं है तो रिपीट दैट, क्या लॉ क्या था, अगर मैं थोड़ा सैलरी में कॉल कर लूँ इससे फायदा भी हो जाएगा आपका। एचआरए क्या था, हाउस रेंटल, इंप्लॉयर इंप्लॉय को रहने के लिए घर नहीं देगा, पैसे देगा, अब पैसे देगा तो मैं खर्च भी करूंगा यार, नहीं करूंगा मेरी प्रॉब्लम, तो फिर सारा अमाउंट टैक्सेबल है। तो 3 सेक्शन थे यहाँ पे शिवांग, एचआरए में 3 पॉइंट थे, कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, कितना पैसा मिला, दूसरा 40 या 50% ऑफ सैलरी, याद है 50 फॉर द मेट्रो सिटीज, तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, जो तीनों में लोअर होगा वो माफ है, याद है तो लिख देना वरना अच्छा बन जाए, ठीक है। 10 पॉइंट्स यहां तक मेरे वैसे हो गए।
इसके अलावा मैंने आगे तक जाके मुझे लगता है काफी, हाँ, 39 नंबर पॉइंट कराया था। 107 पे आपको याद हो जाएगा स्कॉलरशिप्स, ये आया भी हुआ है अपना। अभी मैं पढ़ रहा था, अदर सोर्स का लास्ट पॉइंट आया हुआ है 2021 के पेपर में। स्कॉलरशिप रिसीव हुई किसी रिलीजियस ट्रस्ट, मतलब माता मनसा देवी वालों ने, श्राइन बोर्ड ने अनाउंस कर दिया, जो इस बार हमने बीकॉम में टॉप करेगा या प्लस 2 में टॉप करेगा उसको हम अपनी तरफ से 1 लाख रुपए नाम देंगे। तो आप कहेंगे सर माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड वालों का क्या लिंक हुआ एजुकेशन से? मतलब है अभी अगले का भाई, अगले प्रमोट करना चाहते हैं कि लड़कियों को जो भी प्रमोट होंगी हम उनको देंगे। तो 1 लाख आपको स्कॉलरशिप मिली फ्रॉम द माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड से, जबकि वो रिलीजियस ट्रस्ट है। अगर मैंने पेपर अभी बंद नहीं किया हो तो मैं आपको लास्ट में एक पॉइंट को दिखाता हूँ जो बैठे हैं, ये रहा मेरे पास पॉइंट। स्कॉलरशिप फ्रॉम अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA। ये 12AA में रजिस्टर्ड होते हैं जो इतनी माता मनसा देवी जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट हैं, मंदिर गुरुद्वारे सब 12AA में। 1,20,000 स्कॉलरशिप मिली। तो पॉइंट यहां से लिंक करना, इट्स अ माफ है, ठीक है। तो पढ़िएगा स्कॉलरशिप, लिखा भी हुआ है अंदर से, पढ़ना ये चीज क्या है, नॉट ओनली द ट्यूशन फीस बट आल्सो, हाँ ये भी सुन लो। कई बच्चे सोचते हैं शायद स्कॉलरशिप का मतलब, जैसे मुझे कॉलेज से मिली थी, कि सिर्फ ट्यूशन फीस माफ होगी। नहीं, स्कॉलरशिप किसी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है विच आर इंसिडेंटल टू, जैसे गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, ट्रस्ट, एग्जाम्पशन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। इससे कोई फर्क नहीं कि आप उससे खर्च करते भी हो या नहीं। मुझे 1 लाख मिले, मैं नहीं खर्च करता अभी पढ़ाई पे, मेरी मर्जी में पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद उल्टा काम हो गया। पहले स्कॉलरशिप दी, शायद प्रमोट होकर पढ़ेगा, अब पढ़ाई छोड़ दी, मैं रहने 1 लाख मिल के बहुत हो गया, ठीक है। तो ये चीज भी हो सकती है। तो स्कॉलरशिप माफ है। अगला पॉइंट, अलाउंसेस ऑफ, वैसे को बताना चाहिए, एमपी, एमएलए, एमएलसी। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी लोकल कॉर्पोरेशन। जितने भी इनको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं आपको पता होना चाहिए, सारे क्या होते हैं, माफ। ज्यादा मत लिखिएगा, बस इतना ही पॉइंट बहुत रहेगा, ठीक है। तो इसमें स्कॉलरशिप और एमपी एमएलए हो गया। इसके बाद ये एक पॉइंट था 43 नंबर, दिख रहा है आपको, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय, सर आप जब कहते हैं फैमिली पेंशन टैक्सेबल है, हाँ बिल्कुल टैक्सेबल है, बट आपने आगे नहीं पढ़ा क्या लिखा हुआ है, हाँ, बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ, किसके, आर्मी वाले। सर अपने वाली की बात नहीं कर रहे हम, जैसे लोगों को जो फैमिली पेंशन मिलती है तो उसका आपको टैक्सेबल है, बल्कि ये है कि अगर आपके घर वालों को मिलती है आपकी डेथ के बाद, उनको डिडक्शन मिल जाएगी 15,000 रुपये और 1/3 विच एवर इज लोअर। बट इन लोगों को क्या है पड़ेगा, ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूडिंग कौन से, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन लोगों को माफ है और किसी को पेंशन माफ नहीं है। तो एक बार देख लीजिए, आई थिंक सो 9 पहले थे, 10 scholarship, 11 is अपना member of MP MLA allowances and 12 is the family pension of the armed forces or paramilitary forces। I think so बहुत है 12। और इसके अलावा कभी आपको लगे तो आप धक्के से, हमने 13 कर लिया था, इनकम ऑफ अ न्यूज एजेंसी, जो ये जियो न्यूज, स्टार न्यूज वाले हैं, तभी तो इतने ज्यादा चलते हैं। इनकी इनकम पे टैक्स, इनको कोई पकड़ने वाला ही नहीं, इनको कोई बोलने वाला ही नहीं, वही ना मोदी सरकार इनके पीछे लगा दे कुछ, ये साले कुछ इनको पकड़ नहीं सकते, क्यों, इनकम ही ऑफ है, क्योंकि ये देश हित में काम कर रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर वाली, अगर आपको पता हो, तभी तो बड़ा इकोनॉमिकल दे रहे हैं आपको, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए का न्यूज़पेपर। अगर इन पे टैक्स लगना शुरू हो जाए, इन पे जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाए, फिर तो ये भी सर 10-10 रुपए का न्यूज़पेपर मिलेगा आपको। कारण क्यों, बर्डन आपके ऊपर ही शिफ्ट होना है, तो सारा माफ है, इनकम सारी माफ है इनकी, जीएसटी इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई टैक्स ही नहीं इनके ऊपर। जो एड वगैरह करते हैं वो भी नहीं, वो टैक्सेबल है। एड जो देगा बंदा अपने को, उस पे जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल, उनको तो बिल लग के ही मिलना है। अगर मैं मान लो कल को जी न्यूज पे ऐड करूंगी, एसडी कॉमर्स की ऐड करिए, वो जो बिल रेस करके देंगे मुझे, वो उस पर जीएसटी लेंगे, क्योंकि वो तो एक तरह का इंटरेक्ट चैनल है, मुझसे पैसे देकर उन्हें किसको देना है, गवर्नमेंट को। हाँ, बस जो वो आप काम कर रहे हैं, खुद न्यूज आगे बोलते हैं, ठीक है, जो भी वो काम कर रहे हैं वो पूरा एग्जाम्प्ट है, वो पूरा माफ है, जबकि उसको उनको काफी अच्छी इनकम है, क्योंकि व्यूज, जितने व्यूज मिलने हैं, जितना टेलीकास्ट होना है, जितने बड़े सैटेलाइट पे चैनल चलने हैं, तो उनका सारा माफ है, तभी तो वो इनकम कमाते हैं वहां से। इतने बड़े बड़े इनके अब तो न्यूज हब बन चुके हैं, चैनल्स बन चुके हैं, अब तो जब से ये मीडिया आ चुका है, आप देखते हो हर अपने अपना चैनल लेके घूम रहा है प्रॉपरली। कारण क्यों, अब चलने ही बहुत लग गए, अब लोग देखने ही बहुत लग गए, क्योंकि जब से नेट इतना ज्यादा कंफर्टेबल हुआ है, तो ये इनकम्स काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इनकम न्यूज एजेंसी। इसके अलावा ये अपना कौन सा पॉइंट था, 13 था, हाँ 13। और इसके अलावा चले तो धक्के से याद हो जाएगा, 54 नंबर पढ़िए, इनकम ऑफ सर्टन अथॉरिटी सेटअप टू मैनेज रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो सबसे बड़ी प्यारी बात, श्राइन बोर्ड्स, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नाम सुना होगा आपने, श्राइन बोर्ड साथ में बन जाता है, प्रॉपर एक कमेटी बन जाती है, जो भी वो इनकम कमाती है जैसे लिखा हुआ है, एनी इनकम बॉडी ऑथराइज्ड अपॉइंटेड और बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक, रिलीजियस और चैरिटेबल इंडोमेंट्स इंक्लूडिंग मत्स बोलते हैं, गुरुद्वारास, टेम्पल्स, वॉक्स,
और सोसाइटी फॉर रिलीजियस, कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा, ट्रस्ट, सोसाइटी, बॉडी, अथॉरिटी जो सेंट्रल स्टेट मिलके कुछ भी बनाए उसके लिए, तो वो सारा क्या हो जाएगा, उसकी इनकम जो भी आएगी सारी क्या होगी, वाफ होगी। जितने आपके मंदिर हैं इन पे टैक्स ही नहीं है। तभी तो जितना वहां पे डोनेशन पैसा खर्च हो रहा है, कोई उनको पूछने वाले नहीं है कि क्या सिस्टम चल रहा है। पर इन दिनों उस पे काफी चेक्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऊपर पॉइंट क्या था, इनकम ऑफ स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंस्टीट्यूट, कभी आपने सुना भी होगा ना, आजकल इसकी शॉप्स बड़ी चल रही हैं, खादी शॉप। जैसे डीमार्ट में भी गए हों तो एक पैकिंग सी वाली शॉप आती है और इस पे खादी लिखा होता है, खादी शॉप हो गया, ठीक है ना। कपड़े भी खादी वाले आ रहे हैं, तो ये उस पर इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, स्टेट लेवल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। इसके अलावा आई थिंक सो मोर देन फील्ड है। हमने 15 पॉइंट्स अब तक हो गए, ठीक है, बहुत है। ज्यादा चक्करों में पड़ेंगे तो बहुत है। देख लीजिए, 2 मिनट लेके फटाफट इसको रिकॉल करिए 15 पॉइंट्स को, वरना एक बार बोलते हैं फिर आगे चलते हैं। देखिए फटाफट, जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट है बताइए जी। पार्थ कोई डाउट है जी? नो सर। ठीक है, तो इसको फटाफट कैच करते जाइएगा। पेपर में 6 पॉइंट आए, 8 आए, 10 आए, आप रेडी हैं? वैसे 15 ही रखिए चलिए, कि मैक्स टू मैक्स 15 पॉइंट्स का क्वेश्चन आता है, तो 15 हमने रेडी है। वैसे आजकल इकट्ठा पूछता नहीं हो, चलो ट्रेंड का नहीं पता चलता। जल्दी देखिए। अब अगर रिकॉल कराएं तो पहला पॉइंट था एग्रीकल्चर, दूसरा था एचईएफ, तीसरा था फर्म, फोर्थ था हमारा, फोर्थ हमने उससे लिंक किया था, चेक करना, पर्क्स था, पर्क्स एंड अलाउंसेस द गवर्नमेंट, जो पर्सन इंडिया सिटीजन है, सर्व कहां कर रहा है, आउटसाइड इंडिया। 4, 2 थे डिजास्टर, भोपाल गैस लीक डिजास्टर, एनी डिजास्टर। 6 के बाद 7वां था फंड्स के ऊपर, अपना एसपीएफ से पेमेंट, आरपीएफ से पेमेंट एंड द सुकन्या समृद्धि अकाउंट से पेमेंट, तो आई थिंक सो 9 हो गए। 10 स्कॉलरशिप याद है अपने को, 11 एमपी एमएलए एमएलसी को अलाउंसेस 11 हो गए। इसके बाद 12 अभी आप देख रहे थे उसके ऊपर मान लीजिए, बोल देता हूँ मैं, फैमिली पेंशन बोल दूं, आर्म्ड फोर्सेस की, वो मान लीजिए 12। 13 न्यूज एजेंसी, 14 चैरिटेबल ट्रस्ट, मंदिर गुरुद्वारा जो भी हो गया, ठीक है। एक था स्कॉलरशिप्स अलग से, वो वैसे से लिंक हो गया था, ये स्कॉलरशिप जो भी आपको मिलेगी कॉलेज से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से, सारे माफ। तो 15 पॉइंट आई थिंक सो डन है, बहुत है। अगला चैप्टर ओपन कर लीजिए, एग्रीकल्चर, जल्दी पेज नंबर आ जाइए 1.29, मतलब 1.30 खोल लीजिए, वैसे 1.29, जल्दी फटाफट। कर लिया जी 1.30। मैं आपको मेन मेन टिक करवाता हूँ दोबारा से, मैंने वैसे पहले किया हुआ है। तो एग्रीकल्चर का पेज नंबर 1.31, 1.31, जल्दी करिए। 1.31 मिल गया जी। हेडिंग क्या दी हुई, एक्शन पढ़ना, टेस्ट टू डिटरमाइन, क्या 3 टेस्ट है जी। पेपर में अगर आ जाए, पूछा था ना एग्रीकल्चर इनकम, वहां पे लाइन ऐड कर देना अपने आप कि सर ठीक है मैंने बोल दिया एग्रीकल्चर इनकम माफ है, तो मुझसे पूछ तो लो कि एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं। मुझे थोड़ा पूछा जाए एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड, जो रूरल अर्बन, इसका कोई फर्क नहीं होता, ठीक हो गया। पहली बात तो पहला पॉइंट क्या है, 3 बेसिक टेस्ट विच मस्ट, में नहीं है, मस्ट करने पड़ेंगे, सेटिस्फाइड, देखिए लाइन, टू ट्रीट अ पर्टिकुलर इनकम एज एग्रीकल्चर इनकम, एसेंशियल दैट ऑल फॉलोइंग टेस्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ एक नहीं ऑल, बच्चा कहता कोई हो जाए क्या चक्कर है, नहीं ऑल। नंबर 1 नाम ही पढ़ेंगे, जस्ट नाम पढ़िए, क्या इनकम ड्राइव फ्रॉम, आई थिंक सो इज अ बेसिक टेस्ट, लैंड से इनकम ड्राइव हो, जैसे कोई खेती बाड़ी इनकम कहते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, व्हीट, राइस, पल्सेस, ऐसा कुछ जो भी है लैंड से। दूसरा, लैंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, सर लैंड तो था, लैंड से हम कोई चीज उगा रहे थे, उसको वही इंडस्ट्री लगा दी, नहीं बोली, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक हो गया, पर्पस होना चाहिए। थर्ड था, लैंड होनी कहाँ चाहिए, अब सारी बातें तो होगी, मैं जमीन कहाँ पे, मैं मन में सोच रहा हूँ जमीन है, मैं कहा हाँ है, मैं मन में सोच रहा हूँ कनाडा, ठीक है, मैं उस पर खेती बड़ी भी है, हाँ मैं सर एग्रीकल्चर वहां पे अपने एप्पल के फार्म्स है, ठीक है ना, वो भी मैं यूज कर रहा हूँ वहां पे, या वेजिटेबल्स उगा रहा हूँ फॉर्म में, पर कहते हैं लैंड इंडिया होनी चाहिए, मगर वो नहीं, लैंड बाहर है, तो फिर वहां फंस जाएंगे अपन। 3 टेस्ट है, जमीन होनी चाहिए, जमीन इंडिया में होनी चाहिए, जमीन यूज होनी चाहिए फॉर किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पस। तो यहाँ थोड़ा मैं आपका दायरा बढ़ा देता हूँ, एग्रीकल्चर पर्पस का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि उस पर आप ही शिवा खेती बाड़ी करें, आप उसको अगर रेंटल पे भी देते हैं ना, मान लो अक्षर ने आपसे जमीन ले ली कि चल तू नहीं कर रहा खेती बाड़ी, तो मुझे दे दे, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, ठेके पे, तूने जमीन दे दी, ये तुझे जो रेंट देगा ना, वो भी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, क्योंकि ये बंदा उस पर क्या काम कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये आपको डिफरेंस फील करना चाहिए, सरकार ने सिर्फ
दायरा लिमिटेड नहीं रखा कि आप ही खेती बाड़ी करिए, नहीं, आपके द्वारा कोई और भी करे उसको भी हम खेती बाड़ी मानेंगे। ये लिखा भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन थे सीआईटी वर्सेस राजा बिनोय कुमार केस में। कल्टीवेशन इज द प्राइमरी सेंस डिनोट्स, क्या कहता है, कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, सेम मीनिंग में सोइंग ऑफ सीड्स, प्लानिंग एंड सिमिलर ऑपरेशन ऑफ लैंड, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म सब्सिक्वेंटली लाइक वीडिंग एंड डिगिंग, वो भी आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कंप्राइजेज विद इन द स्कोप ऑफ ऑल प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ नेचर, द प्रोड्यूस में बी ग्रेन्स वेजिटेबल फ्रूट, ये नहीं कहा कि सिर्फ वीट, जब मैं से हमारे पंजाब में पकड़ा हुआ है सीधा सिस्टम कि 6 महीने कणक 6 महीने जीरी, सिंपल चावल, और तो कुछ लगाते नहीं। देखा जाए तो उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप यही 2 क्रॉप्स करेंगे, आप ज्यादा कर लीजिए। अभी जो भगवंत मान जब से सीएम बना है उसने यही तो मेन मुद्दा उठाया हुआ है कि आप 2 क्रॉप्स पे ही क्यों लिमिटेड है। एक्चुअली कहीं ना कहीं देखा जाए पुरानी सरकार ने आपको हैबिट इतनी कंफर्टेबल डाल रखा है, क्यों करने की जरूरत है, जब सरकार आएगी कर्जा माफ हो जाना, जाती सरकार ने कर्जा माफ कर जाना है, तो वो एफर्ट नहीं करते। जवाब सब कनाडा, ये जो भेजो बाहर इनको, इधर क्या करना है, ठीक है ना, आधा पंजाब खाली और वेस्टर्न ज्यादा। जब गांव गांव में जाके देखेंगे जहाँ 4 4 बच्चे थे वहां एक एक भी नहीं है, कारण क्यों, सब अलग कंट्री में बैठे हैं, और यहाँ पे खेती बाड़ी कौन कर रहे हैं, जो अपनी बाहर की लेबर यूपी बिहार से कर रहे हैं, सिंपल। और वो उनको भी आराम पड़ गया कि क्यों वेजिटेबल, उसमें दिमाग ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है कि वेजिटेबल में कोई कीड़ा ना लग जाए, उसको साफ सफाई रखना, प्रॉपर क्यारियम बना के काम करना। यहाँ तो एक बार बीज लगा दिया खत्म, 6 महीने बाद देखना है, 4 महीने बाद देखना है, हाँ भी क्या करना है क्या नहीं करना, वो चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, बल्कि इसने तो ये भी कहा आर्टिकल्स ऑफ लग्जरी जैसे कि बेटल, कॉफी, टी, स्पाइसेस। बच्चा सोचता है यार कॉफी उगाना, ये तो यार सुन के ऐसा लगता है बड़ा ब्रांडेड काम है, फिर हमने कब मना किया, करो ना फिर। हाँ बट वहां पे हमने थोड़ी परसेंटेज फिक्स करनी थी, अगर आपको याद हो, टी, कॉफी, रबर में। ये सर ये बिजनेस है तो खेती बाड़ी से चाय बनेगी कहाँ से, प्लांट होते हैं असम में, दार्जिलिंग में चाय पत्ती के, बट अल्टीमेटली इसकी क्रॉप वो नहीं ना जो 20 30 रुपए किलो बिकने वाली चीज है, 5 5 10 हजार रुपए किलो अच्छी चाय बिक रही है, तो इसको हम थोड़ा बिजनेस में भी लेके आना चाहते हैं। हाँ सिर्फ आप पत्ते उगाइए, पत्ते बेचिए, वो एग्रीकल्चर है। पर आपको बताया था मैंने, असम में जब आप जाएंगे, ये जो ब्रांड आप सुनते हैं टाटा टी या रेड लेवल ब्रक बॉन्ड सुनते हैं आप लोग, ठीक है, या टाटा टी सुन लेते हैं, ताजमहल सुन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 5 ब्रांड्स हैं पट्टे, लिप्टन हो गया। आप वहां जाके जब देखेंगे जो नॉर्मल फैक्ट्रीज है ना जो वहाँ पे काम कर रही है, कई बार कोई घूमने जाए असम दार्जिलिंग, तो वो आपको पूरा साइट सीइंग कराते हैं, वो आप लोग देख सकते हैं कोई प्लांट रनिंग चल रहा है, चाय पत्ती कैसे बन रही है। आप वहां उनका नाम देखेंगे, वो नाम तो है ही नहीं जो टीवी पे एड्स आ रही है, वो तो एक पेट ब्रांड्स है। अब आपको लगता है कि टाटा के खुद के बाग है क्या, बाग अपने जैसे लोगों के, मेरे वहां पे 100 बाग्स है, और मुझसे पर डन कर लिया कि आप ठप्पा लगा के देंगे किसका, टाटा टी का, खत्म बात, ब्रांडिंग चल रही है। जबकि यार हम हंस लेते हैं, पतंजलि कहते हैं जी इतनी गाय का देसी घी है, तुमने देखा जाके कि जब बाबा रामदेव ने खुद पाली हुई है, किसी को नहीं पता, ये तो नाम है, ब्रांड इमेज है, आगे किसकी चल रही है वो चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट आइएगा, 3 टेस्ट थे पेपर में लिखने के लिए, आपको बताना चाहिए। नंबर 1 कौन सा जी, लैंड होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, यूज को थोड़ा बढ़ा देना कि यूज मतलब ये नहीं कि वीट एंड राइस के लिए हो, एनी पर्पस के लिए, वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए, लग्जरी आइटम्स के लिए, कॉफी टी रबर के लिए। और एग्रीकल्चर इनकम में ये कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1 पढ़िएगा, एनी इनकम क्या लिखा हुआ श्रेया, received as rent or revenue जो from मैंने अभी बोला था, अगर आप रेंट भी कमाते हैं ना एग्रीकल्चर लैंड से तो वो भी माफ है, वो भी एग्रीकल्चर लैंड का ही पार्ट बन जाएगा। आगे चलिए नंबर 2 जल्दी बोलिएगा, इनकम ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये तो फिर मेन ही हो गया, खेती बाड़ी वीट राइस बेच के जो पैसा कमाएंगे। नंबर 3 जल्दी चलिएगा, एनी इनकम एक्यूरिंग, सुनने वाली बात है, टू द पर्सन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोसेस टू रेंडर द क्या, प्रोड्यूस मार्केटेबल। ये डाउट पे ना बड़ी चर्चा आने लगी थी क्या, अब आपने खेती बाड़ी करी, मेरा काम था वीट उगाना, मैंने उगाया, डन हो गया, मैंने किसी सेकेंडरी पर्सन की सर्विस ले ली या उसका काम ले लिया, क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटेबल करने के लिए, मार्केट तक बेचने के लिए। अब देखिए ये नहीं कहूंगा कि आप उसको एमपी की कनक कह के बेचें, तो डिफरेंट चीज है, ठीक है ना, तो आप उसको नॉर्मली कटिंग करेंगे, तो उसको बोरियों में पैक करेंगे, तो वो जो उस पे एंसिलरी एक्टिविटी भी कर रहे हैं ना, वो भी सारी क्या है, माफ है, बट प्राइमरी। अब ये नहीं मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने पोटैटो उगाए, उसको साफ किया, उससे लेस बना दिए, सर वो डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। आप पोटैटो को पोटैटो रखिए, उसको साफ करिए, उसको ग्रेडिंग करिए, वो डिफरेंट है। कोई मार्केटेबल प्रोड्यूस तक बेचने तक जो भी आप प्रोसेस करेंगे वो भी किसका पार्ट आ जाएगा, एग्रीकल्चर तक, डन हो गया। अगला 4th पॉइंट क्या था, पढ़िए, एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन बाय द सेल ऑफ क्या, प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड एज रेंट इन राइट, उल्टा बोल लेते हैं। शिवांग ने जमीन किराए पे दी अक्षित को, अक्षित कहता भाई देख बात है, तेरा रेंट देना है 2 लाख रुपए, काम कर तू मुझसे 2 लाख रेंट कैश में नहीं, तो 2 लाख की मुझसे कणक ले लिया कर,
जैसे बार्टर सिस्टम की बात करें, तो फिर डाउट आया क्या ये भी एक माफ होगा? बिल्कुल माफ होगा। अगर रेंट माफ था तो रेंट के बदले में इन काइंड जो रेंट मिलेगा वो भी माफ होगा, ये नहीं कि उसको टैक्स करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, इनकम फ्रॉम, ये पॉइंट आया हुआ है पेपर में, सेम पॉइंट आया हुआ है सीए में, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग्स यूज्ड फॉर, ये उसमें भी था कल परसों लास्ट लेक्चर में, अदर सोर्स में जो मैं पढ़ा रहा था कि इक्विपमेंट्स रूम बोलते हैं इसको, जैसे मोटर रूम बोल देते हैं आप लोग, खेतों में बना होता है सिंपल, जहाँ पे वो अपने इक्विपमेंट्स वगैरह रखते हैं, या मंजा वगैरह रख लेते हैं, या कोई अपना चाय बनाने का सामान वगैरह रख लेते हैं, कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट जो वहाँ का नेसेसरी है। तो इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, जैसे मोस्टली बोल सकते हैं शिवांग यहाँ पे स्टोरेज हाउस, एज अ स्टोरेज आप कुछ भी रखते हैं तो वो भी माफ है। तो 5 तरह की इनकम माफ है। नंबर 1 जल्दी बोलेगा, कोई भी रेंट मिला जमीन से वो माफ है। नंबर 2 किससे रजे, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर वो माफ है। नंबर 3 कोई प्रोसेस परफॉर्म करा प्रोड्यूस को मार्केटेबल करने के लिए, मार्केट तक लेके भी जाना पड़ेगा बाय ट्रॉली सिस्टम, बाय उसको कैरी बैग्स में पैक करके वगैरह, वो प्रोसेस है। नंबर 4 रेंट इन काइंड आएगा या रिसीव करा सेल प्रोड्यूस करके जो भी आएगा वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। अब मान लो उसकी एग्जांपल पे आता हूँ, 2 लाख की कणक मैंने शिवांग को दे दी, अब ये कहता मैंने भी क्या करना है, मैं 2 लाख की कणक का क्या करूंगा, मैं तो 20-30 हजार की कणक खाता हूँ, इसने 40 हजार की अपने पास रख के 160 की कणक आगे मार्केट में बेच दी। अगर मार्केट में बेचेगा इसको क्या मिलेंगे? पैसे। सरकार कहती है बिजनेस एक्टिविटी है, नहीं ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसको मिला रेंट कैसे था, इन काइंड में, तो इनको बेच के जो पैसे रियलाइज करे अपने कवर हो जाएंगे, सिंपल। लास्ट पॉइंट बिल्डिंग से जो रेंट आया, ये क्वेश्चन था जी यहाँ पे पार्शली एंड नॉट पार्शली। सीधा मैं चलूंगा पेज नंबर अगले पे आ जाइए, एक चार्ट बना हुआ है, आप सीधा वहां बात करते हैं 1.36 पे, एक ये चार्ट बना दीजिएगा अगर कहीं बीच में जरूरत पड़ी। 1.36 पे जल्दी देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली बिजनेस। याद कर लो, एक तरह के रेट मैंने याद कराए थे कि बिजनेस इनकम के याद कर लो वरना मिक्स हो जाओगे पेपर में। क्या, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टी अगर आप चाय पत्ती वगैरह उगाते हैं तो 40% कृषि आपकी कौन सी इनकम है? बिजनेस। तो 60% हम आपकी क्या मानते हैं? खेती बाड़ी। 40% कौन सी? बिजनेस। अगले में पढ़ो, रबर मैन्युफैक्चरिंग वाले में 35% है, तो यहाँ करने का तरीका, चाय 40 में ठीक हो गया, रबर 35 में। कॉफी में 2 पॉइंट है कृषि, अगर कॉफी ग्राउंड एंड क्योर्ड बाय सेलर है तो 25, अगर कॉफी तेरी दूसरी है रोस्टेड वाली, थोड़ा अच्छा कर देते हैं, या ग्राउंडेड विद और विदाउट मिक्सिंग फ्लारा इंग्रेडिएंट्स वाले, वहां पे 40। मतलब जहां यार रोस्टेड आ गया वहां कॉफी महंगी हो गई, वहां सरकार ने भी रेट हाई कर दिया, 40 कर दिया। नॉर्मल कॉफी करने का कहा मेरे लिए तो, नॉर्मल कॉफी 25, हाई कॉफी 40, टी 40, रबर 35। ये क्या है परसेंटेज? बिजनेस इनकम। एग्जाम्पल द्वारा, अगर करोड़ रुपए का बिजनेस किया खर्चे काट के, ये भी सुनने वाली बात है, बच्चा गलत कर देता है, करोड़ रुपए का बिजनेस किया 40 लाख खर्चे लग गए तो नेट कमाई 60 का 40%, करोड़ का नहीं, खर्चे काट के, ये बड़ी दिक्कत आती है, खर्चे काट के 60 का 40%, मतलब 24 लाख रुपए आपकी इनकम है, उस पर आपने टैक्स देना, बाकी सब माफ। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये रहा पेज नंबर यहाँ से 1.37, जो बार बार पेपर में आ रहा है, मैं पहले भी टिक करा चुका आपको कई बार, अभी भी टिक कर लीजिएगा। असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में इंटीग्रेशन स्कीम, ये नहीं बोलेगा ये असेसमेंट बताइए, ये पूछेगा इंटीग्रेशन बताइए ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, तो ये है। तो ये मैं नहीं चाहता कि व्हाट टू इंटीग्रेट आप पढ़ सकते हैं यार, हमने पढ़ा हुआ है, तो वही 5 पॉइंट क्या क्या इंटीग्रेट करेंगे, मेन बस ये पढ़ लेना। अगले पेज पे व्हेन टू इंटीग्रेट उल्टा है व्हेन नॉट टू इंटीग्रेट, और लास्ट है हाउ टू वैसे मैंने प्रैक्टिकल सिखा रखा है, एक बार आज फिर दिखा देता हूँ, लास्ट इज ऑप्शन, इसके बाद करने की जरूरत नहीं। व्हेन टू इंटीग्रेट पढ़ना, अक्षित कब कब इंटीग्रेट करेंगे जल्दी बोलिए। Integration is done only in case of इंडिविजुअल, individuals. अगर आप एचयूएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं, एजेपी हैं, अगर आप 5 लोग हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। मैंने कहा था अगर आप 3 लोग नहीं है, बस उल्टा बोल लीजिए, फर्म, कंपनी, एलए, लोकल अथॉरिटी, बस ठीक है। अगला पॉइंट, Integration is done only if अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मेंशन अबव जो भी है, अगर वो 2.5 लाख से क्या है ज्यादा है, वेयर अ मेल और अ फीमेल, वो तो चलो अब खत्म ही हो गया सिस्टम ना, पहले होता था फीमेल्स में लग होता था, अब तो मेल फीमेल एक ही रेट है। हाँ, सीनियर्स के लिए क्या रेट है? 3 लाख है, और सुपर के लिए क्या रेट है? 5 लाख। मीन्स दैट अगर आपकी इनकम शिवांक 2.5 लाख से नीचे है तेरी नॉर्मल बिजनेस इनकम, ये बच्चा बड़ा डाउट होता है, जहाँ इसको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम, लेवल अपना सोचने का। अगर वो 2.5 से कम है फिर क्या चिंता करनी, तो खेती बाड़ी करता था तो वैसे टैक्स नहीं बनता, वो खेती बाड़ी में वैसे टैक्स नहीं है। थर्ड पॉइंट, इंटीग्रेशन तब होगी अगर तेरी खेती बाड़ी इनकम 5,000 से,
ये तो बड़ा मजाक ही हो जाएगा। आप मेरे कह रहे हो कि सर मेरी इंटीग्रेशन होगी, मैं क्यों? कहता मैं खेती बाड़ी इनकम भी करता हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। मैं क्या अच्छा जी, मैं बिजनेस इनकम कितने दे दी? कहता 5 लाख। मैं कहा ठीक है ज्यादा है। और खेती बाड़ी 2,000। मैं खेती बाड़ी करता क्या है फिर तू? सोचने की बात होगी, 2,000 रुपए की ऐसे तो क्या खेती बाड़ी करता होगा? तो खेती बाड़ी का भी एक लेवल रखा गया, किसको आप एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे? बड़ा सरकार ने वैसे भी छोटा रखा हुआ है। 5,000 रुपए खेती बाड़ी है, सोचिए बात। जब मैं एग्जाम्पल कह पर ईयर, हाँ मतलब सोच के 2,000 रुपए अगर मैं बोल रहा हूँ तो शायद वही बात मुझे आती है, गमले में खेती करता होगा भाई की घर पे, कहाँ उगा के तेरे कणक है? वही चीज है कि 5,000 रुपए साल के सर, 500 रुपए भी नहीं बैठे कि महीने का। मैं कहूँ जी पता नहीं कितना बड़ा लैंडलॉर्ड होएगा, कहते 5,000 कमाते हैं और डर जाएगा अगला। तो एक्सीड्स हो 5,000 और तीनों कंडीशन हो सर, तीनों। अगर मैं यहाँ सारा गेम जीरो कर देता हूँ, अगर मैं ऊपर बोल दूं कि मैं कंपनी हूँ, बड़ो पेपर में क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में अभी वो है नहीं। अगले सेमेस्टर में भी आने वाला है, उसमें आएगा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल फर्म, एओपी, बीओआई, वहां पढ़ेंगे आप, अभी कुछ नहीं है। अब उल्टा पढ़ना, व्हेन नोट टू इंटीग्रेट, आई थिंक सो आप मन में एक रीड कर लीजिए सर, वही है। अगर आप फर्म है, कंपनी है, बल्कि एक वर्ड और आ गया क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, नो इंटीग्रेशन नहीं करेंगे कृषि। अगर आपकी इनकम कितनी है भाई, डज नॉट एक्सीड, अगर इनकम ही 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो टैक्स ही नहीं बनता। जब तक टैक्स ही नहीं बनता तो क्या ये लड़ाई करनी, तू खेती बाड़ी करता है नहीं करता। थर्ड केस, नो इंटीग्रेशन, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा, खत्म बात। हाउ टू इंटीग्रेट, ये तो आप पढ़ लीजिए फटाफट लेके, वैसे मैंने कहा रखा है। पहले क्या था, नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दो किसके साथ, नॉन एग्रीकल्चर के साथ, अगर कंडीशन आपकी फुलफिल्ड है। जो मैंने अभी कहा था 3+4 लाख वो वाली बात एग्जांपल अभी आएगी। टैक्स निकाल लीजिए, निकाल दिया। दूसरा, तीसरा पॉइंट, नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दो किसके साथ, बेसिक एग्जाम्पशन। ये आपको पढ़ना पड़ेगा ऊपर एज देख के बंदे की, अगर एज 65 है तो 3 लाख में 2.5 लाख ऐड कर देना जो भी है, तो उस पर टैक्स निकाल दो। 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट, डिफरेंस निकाल दो टैक्स का, पहले दो का जोड़ के जो टैक्स आया था, तीसरा चौथे का जोड़ के जो टैक्स आया था, पांचवा। 6 पॉइंट, अगर कोई सरचार्ज लगने वाला है तो जोड़ दो, वरना अदरवाइज छोड़ दो, वैसे आपका काम नहीं आएगा, नॉलेज का पॉइंट है। 7, H&EC याद है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना, 4% लग जाएगा, टैक्स के ऊपर लग जाएगा। 8वां जो टैक्स पेबल है, और 9वां टैक्स को राउंड ऑफ कर देना, नियरेस्ट कितना बताया हुआ आपको, इनकम एंड टैक्स दोनों राउंड ऑफ होते हैं, नियरेस्ट टू क्या, 10, 10 रुपए, यहाँ रुपीज वन नहीं है अकाउंट्स की तरह, या 10 है। ओके, रिबेट 87 एक, अगर किसी को याद हो, मिलता है 3 कंडीशनों पे, अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं, ऊपर से रेजिडेंट हैं, बाकी एज कुछ नहीं, और अगर भाई टोटल इनकम 5 लाख से कम है। और यहाँ पे टोटल इनकम का मतलब मैं फिर बता दूं, ओनली बिजनेस इनकम, ये नहीं खेती बाड़ी जोड़ के। अब मैं कह रहा था ना मेरी इनकम मतलब 4 लाख है, खेती बाड़ी 2 लाख है, आप कहते 6 होगी, नहीं, नॉर्मल इनकम मेरी जो कि। अब मैं इसके लिए एग्जांपल आपको कहूंगा, वैसे वन तो मैंने अभी करानी है, अभी अब रहने दीजिए। पेपर के लिए एग्जांपल आप याद कर लो, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है नंबर 2। 2 मिनट लगा के फटाफट देख लीजिए, कोई लगे डाउट तो बताना, लर्न ही कर लो इसको बस। 2 कर लो, थर्ड कर लो, जैसा आपका मन करता है वो कर लो। बोलो कौन सी लर्न करनी है, कोई भी, दूसरी तीसरी चौथी कोई भी लर्न कर लो, आगे नहीं मैं कहूंगा क्योंकि आगे बड़ी हो जाएंगी। 2 3 4 में से कोई भी लर्न कर लो। सेकंड कर ले, चलो जल्दी पढ़ो फिर, पढ़ भी अक्षत। टैक्स लायबिलिटी निकालनी है भाई। एग्रीकल्चर इनकम कितनी दी हुई है कृषि, 50,000। दिमाग में पेपर में रखना, 60 भी ले सकते हैं अगर आपको लगे दिक्कत, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर मतलब बिजनेस इनकम कितनी है, 495। मैंने क्या कहा था, पहले तो दोनों को ऐड करो, करो ऐड। 495 और 50 कितने होते हैं, जल्दी बोलो। 545 पे टैक्स निकालो। 545 पे टैक्स निकालने का तरीका जल्दी बोलो। पहले 2.5 लाख पे माफ है, अगले 2.5 लाख पे कितना, 5%, कितना हो जाएगा 12,500। 5 लाख के ऊपर कितना कैश रहेगा 45, उस 45 का कितना 20%, 45 का 20% 9,000। 9,000 और 12,500 कितने हो गए चेक करो, 21,500। पहला स्टेप कुछ ही। अगला स्टेप क्या था, एग्रीकल्चर इनकम ऐड करो किसके साथ, बेसिक एग्जाम्पशन। क्वेश्चन में चेक कर, कहीं मैंने शिवांग एज की बात करी, तो नॉर्मल बंदा होएगा भाई, 60 से कम होएगा तो 2.5 लाख। 2.5 + 50 कितने होते हैं जल्दी बोलो, 3 लाख। 3 लाख पे टैक्स निकालो, क्या निकालोगे, 2.5 लाख तो माफी है, 2.5 लाख तो माफी है। 50,000 का 5%, 2500। 21,500 में से 2500 माइनस कर दे मेरे भाई, कितना आ गया 19। अब यहाँ के मिक्स मत करिएगा, आपको 87 का शेयर क्या मिलेगा, रिबेट। कारण क्यों, शिवांग तेरी इनकम 5 लाख से कम है, चेक कर बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम 494 है, वो यही थी ना 494, बिजनेस इनकम 5 थी, हाँ 495, मतलब 5 लाख से कम है, जोड़ के नहीं, पर चक्कर से जोड़ के तो 545 थी यार, जोड़ के तो ज्यादा होगी होगी। बिजनेस इनकम अगर 5 लाख से कम है तो आपको 87 का रिबेट मिलेगा, और रिबेट ये कहता है
जितना आपका टैक्स बनता है और 12,500 विच एवर इज Lower. लोअर। टैक्स बनता था आपका 19 नेट करके, और रिबेट कितना बनता है 12,500 माइनस करके कितना बचा 4% इसके अंदर जोड़ दो सेस लास्ट में 260, टोटल टैक्स बन गया 6760। तब बात कहां से चली थी कि 500 से नेट आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे सरकार को। तो ये एग्जांपल आप याद कर लीजिए, हो सके तो पेपर में थोड़ा किंतु परंतु कर देना, मान लो बिजनेस इनकम बना देना 460 ऐसी, और एग्रीकल्चर बना दो 1,00,000, क्या दिक्कत है, मतलब अपने अपने एग्जांपल नोट कॉपी पेस्ट कर देने को। बट अगर बिजनेस इनकम अगर 87 का रिबेट देना है तो बिजनेस इनकम 5 लाख से कम रखना, 480 490 जो आपको मन करे, ठीक है ऐसे। बोलो भाई, इस चैप्टर में भी थ्योरी में कोई डाउट बताइए, जल्दी बोलिए। डन है सर? मुझे नहीं लगता और कुछ आपको इसमें से पढ़ना चाहिए। रेस्ट क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग देखो करा रखे हैं, एक बार आप देख लेना, वरना एंड तक तो मैंने करानी करानी है जाते जाते, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए जल्दी। डन है? थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि अगली क्लास में मैंने हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकली कराने में, तो रेजिडेंशियल का चार्ज जाते हुए पढ़ेंगे। हाउस प्रॉपर्टी में थोड़ी थोड़ी बातें कर लो फटाफट जल्दी, अगर नोट्स हैं तो वहां से देख लो, वरना मैं तो यहाँ से बोलूंगा एक बार। बस यूनिट 1 में यही हाँ। दो थ्योरी कर लेना, बहुत है। दो एक तीसरा रेजिडेंशियल तो मिक्स आता है। वो करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आजकल ना, कई बार ये दो कई बार रेजिडेंशियल के साथ ऐसे मिक्स करके डाल रहे हैं। कोई भी थ्योरी तो कहने की बात है, शिवांग बन तो प्रैक्टिकली किया, जब साथ में हाइपोथेटिकल एग्जांपल मांग लेते हैं तो प्रैक्टिकली बन गया। तो जो आप रेजिडेंशियल का पढ़ेंगे मैं आपको टिक करवाऊंगा जाते हुए। अभी के लिए पहले एक बार आप हाउस प्रॉपर्टी की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं 10 मिनट, फिर आप फ्री हो जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी में था क्या क्या अगर आपको याद हो। है नोट्स आपके पास? गुड है। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी में पहले तो दो तरह के घर थे अगर आपको याद हो, एसओपी और एलओपी। मैं तो मेन दो बातें करूंगा आपके साथ, सीधा कर सी बात करते हैं, क्यों टाइम खराब करना। एसओपी में तो मैं सीधा बता दूं, सारा घर क्या रहेगा खाली, कभी कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर कभी गलती से आया भी तो शिवम क्या आएगा, लॉस आएगा। पहली बात तो पेपर में अगर एसओपी आया, अगर Loss कभी ही आया आएगा। तो आएगा तो लॉस ही आएगा या खाली होगा। सर लॉस क्यों आएगा? एक कारण है उसका भी, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चा कहता ठीक है जी, तो बात ही बन गई। इंटरेस्ट ऑन लोन के भी 2 पॉइंट है, मैक्सिमम याद कर लो, 30,000 या 2 लाख, खत्म बात। सर 30,000 और 2 लाख का क्या झंझट है जी? अगर पुराना घर है तो मैक्सिमम इज द 30,000, नया घर है तो 2 लाख। सर ये पुराना नया कैसे पता चलेगा? डेटा सर हमारे पास 1/4/99, मतलब हमारे बर्थ ईयर से ही पहले हो गया 1/4/99, 99। उससे पहले का अगर आपने लोन लिया हुआ है, घर नहीं बनाया, अब तो घर बनते बनते मंगरे 5 साल लग जाए। और जानिए मजे लेगा, लोन लिया श्रेया आपने 98 में, क्या घर बना 2004 में या 2002 में। बच्चा सोचता है 2002 में घर बना, तो घर तो फिर लेट ही बना। नहीं नहीं, लोन की बात हो रही है सर। अगर लोन टेकन ऑन और बिफोर, ऑन भी नहीं बोलूंगा वैसे, मैं बिफोर ही बोलूंगा, मतलब 31/3/99 तक, उस दिन तक लोन लिया हुआ है तो पुराना घर, उसके बाद नया घर, सिंपल हो गया। तो पुराना घर है तो 30,000 और नया घर है तो 2 लाख, डन हो गया। सर एक आपने बीच में पॉइंट कहा था कि सरकार ने अब 2 एसओपी माफ कर दी है। हाँ जी, अगर आज के पास आपके पास 3 घर है तो उन 3 घरों में से कोई 2 घर डीम्ड, वो तो लेटर नहीं, आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं एसओपी, तो एक को मैं क्या मानूंगा किराए पे। सर सरकार मुझे पूछेगी क्या कि तेरा कौन सा घर एसओपी? हाँ सरकार आपसे पूछेगी, आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके जहां आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आप बताएंगे सरकार को कि सर ये 2 घरों में मैं रहता हूं, चाहे आप रहते हैं या नहीं। अब पूछने कोई नहीं आ रहा, कोई चिट्ठी नहीं आएगी, किसी को नहीं पता मेरा यहाँ घर भी है, कि मेरा समाना में भी घर है, पटियाला में भी मेरा घर है, किसी को नहीं पता। मैं उसको रेंट पे देके पैसे कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकार नहीं पूछ रही। मेरे 2 घर है राइट नाउ, एक मेरा समाना में पटियाला के पास, एक यहाँ पे, दोनों मान लो किराए पे हैं, किसी को पता नहीं। कोई सरकार ने क्या रखा है, सहल जी आपके 2 घर माफ है तो माफ है, सिंपल है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो होगी एसओपी की कहानी। बच्चा बड़ा क्लियर होता है पेपर में, सर एसओपी आ गया तो मैं क्लियर हूँ, सर ने कहा था खाली रहेगा भाई माइंडसेट। सिर्फ लोन की क्या मिलेगी, डिडक्शन। पुराना घर है तो 30,000, नया घर है 2 लाख। और ये जो 30,000 2 लाख है, ये दोनों घरों का है, ये नहीं कि सर 2 लाख एक घर का, ना ना बच्चा ज्यादा माल लगाता है। अगर 2 घर है तो दोनों घरों का ही 2 लाख मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एलओपी का बात सुन लो। तो पहले तो हाउ टू कैलकुलेट रेंट, फर्स्टली वी कंपेयर विद द म्युनिसिपल रेंट विद द फेयर रेंट। एक होता है म्युनिसिपल रेंट सरकारी, फेयर रेंट उस लोकेलिटी का रेंट जो इस मार्केट में चल रहा होता है, ठीक।
फेयर और म्युनिसिपल आपको गिवन होगा तो करिए, वरना स्किप द स्टेप, विच एवर इज हायर ले लिया। देन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट। वैसे नॉलेज के लिए स्टैंडर्ड क्या होता है, जो एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, हमें नहीं मतलब, हमें दिया होगा। उनमें से शिवांग कौन सा लेंगे, विच एवर इज लोअर। देन कंपेयर विद द एक्चुअल, उनमें से क्या लेंगे, हायर। तो याद करने का तरीका, हायर लोअर हायर। मैंने कहा था अगर कोई बीच में स्टेप गायब हो गया तो स्टेप ही छोड़ दीजिएगा, फिर मान लो लोअर वाला गायब हो गया तो हायर हायर ही है, मतलब म्युनिसिपल और फेयर में हायर, स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो सीधा कंपेयर एक्चुअल से लोअर ना बोलना, फिर हायर ही बोलना। तो हायर लोअर हायर, जो ये करके लास्ट स्टेप आया था उसको हमने शिवांग क्या कहा था, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। डाउट? इसमें हमने माइनस करना है कृषि म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस में क्या था भाई मेरे, कंडीशन एक थी, फालतू नहीं कहूंगा, म्युनिसिपल टैक्सेस बस पेड होने चाहिए। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या होने चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं, पेड। दूसरी कंडीशन पेड बाय ऑनर, बस इतनी बात कहूंगा कि क्रक्स मिल जाए आपको पेपर में, कि आप भी बड़ा क्लियर कट पेपर में सोल्यूशन करो यार, क्या चक्कर है, एसओपी है तो खाली छोड़ दी, एलओपी है तो पहले कंपेयर कर ले, हाँ म्युनिसिपल टैक्स है, हाँ जी है, पढ़ो भाई किसके द्वारा पेड, टेनेंट, काटा मार दो। अब टेनेंट तो काम ही नहीं था, पेड बाय ऑनर, जाके बोलेगा आधा उसने दिया आधा मैंने दिया, नहीं फिर रुकना पड़ेगा, आधे अपने वाला पार्ट ले लो उसके वाला छोड़ दो। वो माइनस करके क्या आ गया, एनएवी। उस एनएवी का 30% फ्लैट आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कोई डाउट? डन सर, वो तो फिक्स है सर। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और अच्छी बात यह है शिवांग, इंटरेस्ट ऑन लोन की एलओपी पे कोई लिमिट, जितना मर्जी ब्याज ले सर, ऐसे तो नेगेटिव में आ जाएगा, फिर आ जाए, हमें क्या दिक्कत है। और लास्ट में जब आप आंसर लिख कर आओगे, और मेनली क्वेश्चन आजकल चलता है वो 3 घर वाला, 3 घर दिए होते हैं, ये यूनिट्स दिए होते हैं, यूनिट 1 बहुत ही आजकल एग्जांपल दिया था मोस्टली पंचकुला की, 3 फ्लोर्स है, एक में अपा रहते हैं, 2 किराए पे दे दिए, वो किराए वालों से मोस्टली इनकम आती है, लोन तो पूरे घर पे होते ही होता है, एसओपी वाले से क्या आता है, लॉस, तो सेट ऑफ करके नेट इनकम आप बताएंगे। एक वो भी तो हाँ। था कि बिजनेस कर रहे हैं उसमें क्या करते नहीं थे। वो इग्नोर, बिजनेस वाला पार्ट इग्नोर, दोबारा आपकी बात पे कैरी करता हूँ, तो ये मेरी बात पे आ जाएगी दोबारा। 3 फ्लोर्स है, इन्होंने कहा एक पे मैं रहता हूँ, एसओपी खाली, एक्सेप्ट अगर इंटरेस्ट हुआ तो डिडक्शन मिलेगी बस, और कुछ नहीं, मैक्सिमम 2 लाख आपको पता है आज के घर में। एक किराए पे है, वो किराए के तरीके से हायर लोअर हायर करके माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस 30% और माइनस इंटरेस्ट ऑन लो। ए पे कहते हैं बिजनेस कर रहे हैं, टोटली इग्नोर, कारण वो डील करेगा पीजीवीपी। बिजनेस की बातें कौन डील करेगा, पीजीवीपी। मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, तो सबसे बड़ा प्यारा आंसर। बट दिक्कत क्या हो, जान के बोलेगा जी, कुछ ना बातें आधी चदी बोलेगा, मतलब मिक्सअप सी, आप कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन 1,20,000, अब आप सोची जाएंगे कौन से घर का है, तो डेफिनेटली सब पूरे घर का है, तो डिवाइड बाय 3, पर फ्लोर का आ जाएगा 40 40 40। पर जब आप लिखने लगेंगे एसओपी का, फिर पता चलेगा घर तो पुराना था, 1499 से पहले का, तो वहां मैक्सिमम कितना मिलता है 30, तो 40 नहीं दे पाऊंगा, इट्स अ 30। मतलब ऐसी चीजें तो देखो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कल परसों तक अब करेंगे, और रिटर्न प्रैक्टिस ही मजा आने वाला है, और सॉल्व इलस्ट्रेशन नहीं करेंगे, अनसॉल्व कराऊंगा, कि आपको खुद फेस हो कि ये क्वेश्चन आता है जी, तो करना क्या है, और बेसिक्स क्लियर हो इसके करने। और यहाँ पे ऐसा कोई डाउट आपको नहीं आएगा ज्यादा टेक्निकल, ये सारी थ्योरी हमारे पास कवर्ड है। एक मेन पॉइंट आता था प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, अगर किसी को याद हो क्या चीज थी। सर पहली बात तो मैं थोड़ा याद करता हूँ वो चीज क्या थी, सुनने वाली बात है। आपने लोन जिस दिन लिया डेट दी होगी, हाँ जी दी होगी, वो तो कॉमन सेंस बता के जाऊंगा, लोन इस दिन लिया, जिस दिन घर बन के तैयार होगा वही पता होगा, मैं हाँ जी वही पता होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन, डीओसी बोलते थे हम लोग। तो सर पहला मेरा रूल ये था, जिस साल घर बन के तैयार हो गया, जिस साल घर बन के तैयार हो गया, आप डेट बोल दीजिए ऐसी, मतलब रैंडम बोल दीजिए 31 अगस्त 2019 ऐसी बोल दीजिए, तो वो मैं साल ही छोड़ दूंगा। और साल छोड़ने का मतलब क्या हो गया, 19-20, अब आप साल ही छोड़ देंगे, डन हो गया। तो फिर लोन की डेट तो बताई होगी कि 1/4/18 या 1/4/17, तो जिस साल घर बन के तैयार हो गया वो साल ही छोड़ दो। तो साल छोड़ने का मतलब थोड़ा कि 31 मार्च तक ही छोड़ोगे, फाइनेंशियल ईयर ही छोड़ोगे। तो जिस दिन से लोन लिया उस डेट तक जितना इंटरेस्ट बनता है वो आपको क्लेम होगा, बट इकट्ठे नहीं क्लेम होगा, इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, वो आपको हर साल मिलती जाएंगी, तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी बन जाए, ठीक है। ये प्री एक्विजिशन है। दूसरा पॉइंट, एक सिस्टम पड़ता था बीच में किस चीज का, वैकेंसी और अनरियलाइज्ड, अगर याद हो, ये बड़ा तंग करता था बीच में, दोनों इकट्ठे हो जाए, ये कहो। वैकेंसी में हमने क्या कहा था, पहले कंपेयर करेंगे फिर माइनस करेंगे, जितने महीने के लिए प्लॉट आपका वेकेंट है। अनरियलाइज में क्या था, पहले माइनस फिर कंपेयर फिर वैकेंसी, अगर दोनों इकट्ठे आते हैं तो बच्चा कहता सर मैं समझ नहीं पा रहा, अगर अकेली वैकेंसी आई, दोबारा बताओ,
अगर अकेली वैकेंसी आई, मैं क्या पहले कंपेयर कर ले, हायर लोअर हायर कर ले, फिर जितने महीने वेकेंट था उतने का रेंट माइनस कर दे। ठीक है सर, अगर अकेला अनरिलाइज्ड हुआ, अकेला अनरिलाइज्ड, भूल जाओगे वेकेंट भी है, तो फिर पहले तो तू माइनस ही कर ले, फिर हायर लोअर हायर कर ले, फिर तेरा आंसर आ जाएगा, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। सर दोनों हुए, फिर भाई पहले माइनस कर, फिर कंपेयर कर, फिर वैकेंसी माइनस कर, फिर वही माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस। तो मतलब पहली प्रायोरिटी किसको है? अनरिलाइज्ड को, अदरवाइज डन हो गया। जो मेरे दिमाग में मैक्सिमम पॉइंट्स रिकॉल हो रहे हैं, तो यही होते हैं जो पेपर में करके आते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट था वो टाइम वाइज प्रॉपर्टी किराए पे देना या एरिया वाइज। ठीक, एरिया वाइज तो क्या होता है, वहां डे वन से ही पार्टीशन है, जैसे मेरी पूरी फ्लोर है, मैं डे वन सरकार को बता के चलूं 60% पार्ट इस बिल्डिंग का मेरा किराए पे रहता है, 40% मेरे पास। जैसे हमारे घरों में पंचकुला क्या है, बाहर से सीढ़ी जाती है ऊपर के फ्लोर को, क्लियर कट है कि हमने बाहर जाना है, नीचे से लॉक लगा के चल सकते हैं, आप ऊपर रहिए जैसा मर्जी करिए। ठीक हो गया, तो क्लियर कट है एरिया वाइज कि हम सारे बाहर जाते हैं जी, ये पूरा नीचे का फ्लोर लॉक रहता है। तो वो नीचे वाला एसओपी है, ऊपर वाला एलओपी। तो मैं कभी लड़ाई नहीं करूंगा, चाहे आप उसको खाली रखो चाहे किराए पे दो, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। टाइम वाइज में दिक्कत है, अगर आपने अपने रहे हुए घर को एक दिन भी किराए पे दे दिया तो उसको हम डीम्ड क्या मानेंगे? लेट आउट। बच्चा कहता है ये क्या गलत बात है, जबकि मैं यहाँ रहता था, मैं तो कभी चला गया फौरन 6 महीने में, ये थोड़ा मतलब है, तो कभी चला गया कभी तो आ गया, हमें पता है जरा। अभी तो कहता जी, वैसे सुनने में अजीब लगता है, आज मेरी फ्लाइट हो गई, मैं 6 महीने के लिए कनाडा जा रहा हूँ, मैं इधर से किसी किराएदार को देखा कर, है हद होगी। और उसको क्या कि मैं जब आऊंगा तो निकलना पड़ेगा, वो भी पागल है फिर तो। ये तेरा क्या पता कल को फोन कर देगा, बिना साउंड उठा ले, अभी तो लेकर आए मैं। तो ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, तो हम उसको डीम्ड लेटर मानेंगे, हम तेरी बातों को विश्वास नहीं करेंगे। अगर एरिया वाइज है, एरिया वाइज कि भाई मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, निचला पोर्शन मेरा लॉक है, ऊपर वाला किराए पे है, वो किराए पे है, चाहे खाली रहे पर उसको हम किराए पे मानेंगे। तो एरिया वाइज और टाइम वाइज में दोबारा, एरिया वाइज अगर है तो मैं धक्का नहीं करूंगा, जैसा आप मुझे कहेंगे मैं वैसे आपकी बात मानूंगा, 60 40 50 50 40 60 जैसा आप कहेंगे। अगर टाइम वाइज है, अगर आपका एसओपी एक दिन के लिए भी क्या हो गया, लेट आउट, तो उसको हम पूरा साल क्या मानेंगे? लेट आउट। ये ड्रॉबैक है बस आपके लिए, ठीक है, अदरवाइज और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा लॉ यही था। और एक बीच में छोटा सा पॉइंट था, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। सर अगर कल को, आज तो हमने माइनस कर दिया अनरियलाइज, अगर कल को रिकवरी हुई अनरियलाइज्ड रेंट की, मैं फिर क्या हो गया? रिकवरी होगी, हम टैक्स दे देंगे। मैं कितनी रिकवरी हुई? 1 लाख की, पर 1 लाख पे टैक्स नहीं दूंगा, 1 लाख का 70%। सर 70% क्यों? 30% की तो मुझे वैसे भी क्या मिलती शिवा, रिडक्शन मिलती, तो अभी तो कौन सा मैंने गुनाह कर दिया? हाँ, ये तब भी टैक्स देना पड़ेगा श्रेया, चाहे आप आज उस प्रॉपर्टी के मालिक है या आज रिकवरी हुई शिवा। सरकार कहती है, वही बात आती है, बच्चा कहता है सर सरकार को क्या पता चल रहा है कि आपको रिकवरी हुई भी नहीं हुई है, और सर बाई चेक एंट्री अरे तो है, वरना कैश कौन बोलता है? आप मुझे, मेरा ऑन टेनेंट आए 4 साल पुराना, 1 लाख रुपए देके चला जाए, भी खा गए, ज्यादा से ज्यादा एप्पल का फोन ले आए, फलान ले आए, खा पी के पार्टी पुटी कर ली, ठीक है, नहीं बढ़ गया। अगर मेरे खाते में 1 लाख आए तो कल को रिटर्न भरते वक्त मुझे भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये रामलाल कौन है जिसने मुझे 1 लाख रुपए दिए, ये कौन था जी, ये किससे को इसको दिए थे पहले, जब लिए क्या सिस्टम है, तो मुझे तो प्रूफ करना पड़ेगा। तो सेम चीज वहां पे है, तो मैंने दिखाया सरकार को रिटर्न पे, दिस इज अ अनरियलाइज्ड रेंट। सरकार कहती टैक्सेबल, मैं क्या क्यों टैक्सेबल, अब तो मैं घर ही बेच के चला गया, मैं तो काम ही छोड़ दिया रेंट रूंट वाला। कहते चाहे आपने घर छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, बट आज भी आपको इस लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। भाई तेरा फायदा करते हैं क्या, 1 लाख पे टैक्स ना दे, 1 लाख का 70% क्यों? अगर ये रिकवरी तुझे उस टाइम होती, जब तभी मिल जाते, बेडर्स ही ना होते, तो फिर भी तो तुझे 30% क्या मिलती? रिडक्शन। सेम तुझे आज भी हम रिडक्शन देंगे। और इसमें एक पॉइंट था छोटा सा बीच में, क्या, जब एओ की लड़ाई हो जाती है, अगर आप याद हो, असेसिंग ऑफिसर, मैं शेरा के पास गया कि शेरा भाई 1 लाख रुपए रेंट नहीं आया, ये कहती ठीक है तो अपनी जगह सही होएगा, पर मैं नहीं मानती तेरे 1 लाख पैसे मरे। मैं क्या, कहने का मतलब क्या है? मैं बोल तो रहा हूँ कि 1 लाख किसी लेने थे, रामलाल से वो पैसे नहीं देखेगा, कहती मैं तो मानती हूँ सिर्फ तेरे 60,000 मरे। तेरी मर्जी भाई, अब एओ से कौन बहस करे, ठीक हो गया। इसने मुझे सिर्फ 60,000 क्या करे, अलाउड, ये वर्ड चलता है वहां पे, 60,000 अलाउड एज अनरियलाइज्ड रेंट, जबकि मरे मेरे कितने थे? 1 लाख। कोई चक्कर नहीं, कल को रिकवरी हुई 1 लाख की, ये मैंने फिर आ गई, कहते टैक्स, मैं कहा हाँ बिल्कुल बनता है, आप कौन सा झूठ बोल रहे हैं? कहते टैक्स लगेगा 30% काट के 70 पे। मैं नहीं, 1 लाख में से पहले माइनस कर 40। कहते कौन सा 40? मैं जो तूने अलाउड नहीं कर रहा, तो तेरे अकॉर्डिंग अगर मरा ही नहीं तो रिकवरी कहां से होगी? तो 1 लाख माइनस 40 कितना हो गया?
60 का 30% क्या मिलेगी मुझे रिडक्शन, तो मैं टैक्स दूंगा सिर्फ 42 पे। तो ये प्लानिंग है थोड़ी जी, अलाउड और नॉट अलाउड। दिस इज द लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से हाउस प्रॉपर्टी का। डन है। इसके अलावा नेक्स्ट अपन कल स्टार्ट करेंगे। पहला मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल से, थोड़ा ग्रिप बनाते हैं अपनी। हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आपको फेथ आए, और करेंगे रेजिडेंशियल के न्यूमेरिकल। कल आपका ये समझ लो मेरे अकॉर्डिंगली सेक्शन ए पूरा कवर हो जाएगा एक्सेप्ट सैलरी। वो आपके एंड पे चलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी मैं क्लास में कहूंगा कि जिन लोगों ने सैलरी अटेम्प्ट करनी है पेपर में, अपनी तैयारी वैसे ही रखे। अपनी क्लासेस सुने मेरी पुरानी वाली, अभी जो लास्ट 2 क्लासेस ली थी वो भी सुने, पुरानी भी 1-2 कर रखी है वो देखें। अदरवाइज हाउस प्रॉपर्टी और थ्योरी बिल्कुल बेस्ट जाएगा, कोई दिक्कत चिंता की बात नहीं है। हाँ, यूनिट 2 में हमें न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे तैयार करने पड़ेंगे, अदर सोर्स एंड कैपिटल के। तो कल मैं हाउस प्रॉपर्टी को और लगाऊंगा बढ़िया तरीके से, बढ़िया क्लास रख के अच्छे वाली। हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स कल आप खत्म कर देंगे, 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे वाले, और साथ ही साथ कर देंगे रेजिडेंशियल के न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। आप अपने एंड पे आ जाके एग्जाम्प्ट एग्रीकल्चर, थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी का लॉ अगर कैच हो सकता है कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं कल कराऊंगा। ठीक है, जो घर बैठे स्टूडेंट्स ही बताइए जी, कोई डाउट? नो सर। पार्थ, नीलम, प्रथम, प्रियंशु, रचित, कोई डाउट? रजय, कनव? नो सर। चलिए, No. तो रेस्ट आप कल करेंगे रजय। कल लेक्चर मिस मत करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, और रेजिडेंशियल का मतलब सेक्शन 1 कल हम लोग कवर कर देंगे एक्सेप्ट सैलरी। उसके बारे में कुछ बता दूंगा कल कैसे कैसे करना है, अदरवाइज आपका मोस्टली ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ओके रजय, थैंक यू।